ड्रैगन प्रिंस युआन और वेनरेबल युआन अर्थात आदरणीय युआन। अध्याय 181 से 190। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 181। प्रत्येक अपनी अपनी पद्धति के साथ विशाल पत्थर की सीढ़ियों पर झो युआन की अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत थी। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि याओ याओ के पास कोई जेनेसिस क्यूई नहीं है, लेकिन उसके लिए तुरंत उड़ा दिया जाना असंभव है। झो युआन की आंखें सोच में चमक उठी। याओ याओ के तरीके एक अथाह गड्ढे के समान थे। कोई रास्ता नहीं था कि उसे इतनी आसानी से बाहर धकेल दिया जाता। लेकिन अगर याओ याओ विरोध करने में सक्षम थी, तो पत्थर की सीढ़ियों से उसकी आकृति अचानक गायब क्यों हो गई? क्या तमाशा चल रहा है? झो युआन ने अपना जबड़ा कसकर भींच लिया। याओ याओ के पास स्पष्ट रूप से कई रहस्य थे, जिनमें से कई को वह जानने में असमर्थ था। हालांकि वह फिर भी उसकी रक्षा करने की पूरी कोशिश करना चाहता था। ये कैंग युआन पर महारत हासिल करने का उनका वादा था। और फिर भी याओ याओ बार बार खतरे में पड़ गया था, एक तथ्य जिसके लिए झो युआन ने निस्संदेह खुद को दोषी ठहराया था। जब झो युआन का ध्यान भटक रहा था, कछुए के खोल पर धीरे धीरे दरारें दिखाई देने लगी, जो एक संकेत था कि यह अपनी सीमा तक पहुंचने वाला था। झो युआन के शरीर को कदम दर कदम पीछे धकेलते हुए भयानक शक्ति उसकी ओर बढ़ती रही। एक दर्जन सांसों की छोटी अवधि में झो युआन को समूह के पीछे धकेल दिया गया था, लगभग पत्थर की सीढ़ियों से बह जाने वाला था। लुलुओं की तेज नजरों ने इसे देख लिया और जल्दी से उसे चेतावनी देने के लिए चिल्लाया, झो युआन, विचलित मत हो। जुओक्यू किंगयू, जिसे हरी बाढ़ ने दूसरी दिशा की ओर धकेल दिया था, ने भी डांटते हुए कहा, चिंता मत करो, याओ याओ ठीक हो जाएगी। तुम्हें उसकी क्षमताओं को जानना चाहिए। झो युआन ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। यदि याओ याओ को टॉवर से बाहर निकाल दिया जाता तो भी यह ठीक था, क्योंकि वह कम से कम ठीक हो जाती। लेकिन अगर यह कोई अन्य परिदृश्य होता, तो उसे आभास होता कि उसे सेंट पर्वत पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसके साथ क्या हुआ था। गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई धीरे धीरे झो युआन के शरीर से बाहर निकली, क्योंकि उसके फिसलते पैर धीरे धीरे बंद हो गए। उसने अपना सिर उठाया और सामने की ओर देखा। टॉवर में प्रवेश करने वाले लगभग 3 दर्जन प्रतिभाशाली लोग हरे रंग की पहली लहर से पहले ही कई अलग अलग समूहों में विभाजित हो गए थे। सबसे आगे स्वाभाविक रूप से वू हुआंग, ये मिंग, ली चुनजुन और बाकी लोग थे। वू हुआंग पहले थे। स्कारलेट लाल जेनेसिस क्यूई ने उसके शरीर से भयंकर रूप से विस्फोट किया। शक्तिशाली जेनेसिस क्यूई ने थोड़ी देर के लिए हरी बाढ़ को भी रोक दिया। अपडेट किए गए अध्याय ऑन ऑडियो बुक्स 108 जैसे ही लाल लाल जेनेसिस क्यूई उसकी हथेली पर इकट्ठा हुई, वू हुआंग ने अपना हाथ बढ़ाया। इसने अंततः 1 फुट चौड़ी चमकती लाल लाल गेंद का आकार ले लिया, जिसके भीतर बेहद आश्चर्यजनक जेनेसिस क्यूई तरंगे केंद्रित थी। चिलचिलाती गर्मी आसपास की हवा को भी झुलसा रही है। जब हरे रंग की बाढ़ लाल लाल गेंद से टकराती थी, तो तेज आवाजें सुनी जा सकती थी, क्योंकि गेंद तेजी से वाष्पित हो गई थी। वू हुआंग ने लाल रंग की गेंद को पकड़ रखा था, पैर स्थिर रखते हुए वह आगे बढ़ रहा था, कदम दर कदम ऊपर चढ़ रहा था। जब वह आगे बढ़ा, तो उसने झुंड के पीछे की ओर झो युआन पर नजर डाली, क्योंकि उसके मुंह के कोनों से तिरस्कार प्रकट हो रहा था। इन दोनों के बीच दूरियां साफ दिखने लगी थी। उन्होंने बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया। ये मिंग की काली पुतलियों में भंवर घूमते प्रतीत हो रहे थे। उसने दोनों हाथ सामने की ओर बढ़ाए और काली जेनेसिस क्यूई उसकी हथेली पर घूमते भंवरों में तब्दील हो गई। जब हरे रंग की बाढ़ को काले भंवरों का सामना करना पड़ा, तो वह स्वचालित रूप से अलग हो गई, जैसे कि उसे एक तरफ धकेल दिया गया हो, जिससे ये मिंग के आगे बढ़ने के लिए एक अंतर रह गया हो। हालांकि जब उसने ऐसा किया, तो उसकी आंखों के कोनों से काला खून बहने लगा। स्विश! ली चुनजुन ने अपनी काली तलवार पकड़ ली और नीचे की ओर झपटा।
हरे रंग की बाढ़ में आधा फुट लंबी दरार को चीरते हुए दुर्जय तलवार की आभा सामने आई। ली चुनजुन इस प्रकार आगे बढ़े, झूले कदम। हा, ये बहुत बढ़िया है। निंग झान दिल से आकाश की ओर देखकर हंसा। जोरदार जेनेसिस क्यूई उसके शरीर से बाहर निकली और वह अचानक बड़े आकार में फूल गई, जिससे वह और भी अधिक मानव आकार के वानर जैसा दिखने लगा। उनका तरीका सबसे बर्बर था। उनका मजबूत शरीर बाढ़ की तीव्रता को झेलता हुआ पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। वे चारों सबसे आगे थे, निस्संदेह अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने इन 4 व्यक्तियों की पीठ पर नजर डाली, पीछे की असंख्य प्रतिभाओं ने अनजाने में गुप्त रूप से अपने होंठ चाटे। अरे, हम उन्हें अपना सारा सामान चुराने नहीं दे सकते। मैं जा रहा हूं, अपना हुनर भी दिखाओ। जब लुलुओ ने ये देखा तो वह खिलखिला पड़ी। उसका छोटा सा चेहरा जल्द ही गंभीर हो गया। एक झटके के साथ नीली रोशनी की चमक उड़कर उसके कंधे पर आ गिरी। ये लिटिल फ्रॉस्ट था, बर्फ का पक्षी जिसकी रक्तरेखा आइस फीनिक्स थी। संभवतः लुलुओ से संबंध के कारण लिटिल फ्रॉस्ट को टुनटुन की तरह उतरने पर प्रकाश स्तंभ से बाहर नहीं निकाला गया था। जैसे ही बर्फीली जेनेसिस क्यूई बाहर निकली, लुलुओ ने अपना मुंह खोला। बर्फीले पक्षी ने भी उसी समय अपनी तेज चोंच खोली और बर्फीले जेनेसिस क्यूई का एक बंडल बाहर थूक दिया। दोनों जेनेसिस क्यूई एक साथ बुने और उनके सामने हरी बाढ़ पर उतरे। बाढ़ का एक हिस्सा तुरंत जम गया और दर्जनों फीट तक फैली बर्फ में तब्दील हो गया। जैसे ही वह आगे बढ़ी, लुलुओ के पैर की उंगलियां जमीन से टकरा गईं। अरे झोउ युआन, मैं भी जा रहा हूँ। अब आप केवल खुद पर निर्भर रह सकते हैं। आप पकड़ पाएंगे या नहीं, यह आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। जुओक्यू किंग्यू ने झोउ युआन की ओर देखा। उसके आकर्षक चेहरे पर एक शरारती मुस्कान दिखाई दे रही थी। चूंकि याओ आसपास नहीं है, यदि आप मुझसे मिलने में सक्षम हैं, तो मैं आपको उम्मीदवारों में से एक बनाने पर विचार कर सकता हूँ। उम्मीदवार? कौन सा उम्मीदवार? झोउ युआन अचंभित रह गया। जुओक्यू किंग्यू ने खनकती हुई हंसी छोड़ी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही वह सीधे हरी बाढ़ में गिरी, उसका पतला शरीर मुड़ गया, जैसे वह तैरती हुई काली काप की तरह ऊपर चढ़ गई। झोउ युआन, हालांकि मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ रास्ता नहीं दे सकता। मैं पहले आगे बढ़ूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही पकड़ लेंगे। जेन जू की कर्कश आवाज सुनाई दी। ग्रे जेनेसिस क्यूई उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। उसके हाथ एक साथ आ गए और उसकी हथेलियों के बीच जेनेसिस क्यूई एक खोपड़ी में तब्दील होती दिख रही थी। खोपड़ी ने अपना मुंह खोला और हरी बाढ़ को सोखना शुरू कर दिया, जबकि जेनजू ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए आगे की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। ये तीनों शीर्ष स्तर के प्रतिभाशाली थे। अब जब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लिया, तो उनकी गति तुरंत बढ़ गई और वो हुआंग के पहले समूह और बाकी लोगों तक पहुंचने लगी। उनके पीछे जियो तियानेक्सुआन और गुलिंग जैसी कई दूसरी श्रेणी की प्रतिभाएं थीं। जियो तियानेक्सुआन ने झोउ युआन पर ठंडी नजर डाली, जो बिल्कुल पीछे था, जैसे उसके होठों के कोनों से एक उपहास प्रकट हुआ। गुलिंग की आंखों में भी उपहास के संकेत थे। आप इस बाढ़ के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए केवल अपनी उत्पत्ति क्यूई की शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। झोउ युआन की युद्ध शक्ति सभ्य हो सकती है, लेकिन आखिरकार वह केवल हेवन गेट स्टेज पर है। तथ्य यह है कि उसकी नींव की तुलना नहीं की जा सकती। हमारे अपने को अब दिखाया गया है। वे स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे कि झोउ युआन याओ के लापता होने से विचलित हो गया था। इसके बजाय उनका मानना था कि उनके जेनेसिस क्यूई भंडार कम हो रहे थे, इसलिए उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जियो तियानेक्सुआन और गुलिंग ने एक दूसरे की आंखों में खुशी देखकर एक दूसरे को देखा। तो क्या हुआ अगर उसकी युद्ध शक्ति जबरदस्त थी? यदि वह इस चरण को पार नहीं कर सका, तो झोउ युआन के पिछले सभी प्रयास बर्बाद हो जाएंगे। उफ़! झोउ युआन ने अपने दिल में चिंता को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। वह अनिर्णय करने वाला व्यक्ति नहीं था और जानता था कि अब चिंता करना वैसे भी बेकार है।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सबसे पहले सेंट पर्वत पर चढ़ना था। उसकी निगाहें हरे रंग की बाढ़ को पार करते हुए सामने की ओर देखने लगी, जहां वू हुआन की आकृति ऊपर चढ़ती रही और उसकी आंखों में बर्फीली रोशनी चमकती रही। चूंकि ऐसा है, उसका शरीर थोड़ा नीचे झुक गया, जैसे कोई तेंदुआ अपने शिकार पर झपटने को हो। आइए एक अच्छी प्रतियोगिता करें। देखना है कि शिखर पर पहले कौन पहुंचेगा। गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई इस समय झो युआन के शरीर से एक फूटते ज्वालामुखी की तरह अचानक फूट पड़ी। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 182 पीछा सेंट अवशेष डोमेन। अनगिनत प्रतिभाओं ने सेंट टावर के अंदर राजसी सेंट पर्वत को देखा। वे स्वाभाविक रूप से अंतहीन पत्थर की सीढ़ियों से नीचे आने वाली हरी बाढ़ को भी देखने में सक्षम थे। अपडेटेड फ्रॉम ऑडियो बुक 108 CO। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इतनी दूर से भी वे अभी भी इसकी भयानक शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। बढ़ती हरी बाढ़ के तहत भीतर की प्रतिभाएं चींटियों के समान थी। वू हुआंग, ये मिंग, ली चुनजुन और बाकी लोग बहुत अद्भुत हैं। विश्वास नहीं हो रहा है कि वे इतनी जल्दी अनुकूलित हो गए हैं और पहले से ही लगातार आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं, जैसा कि इन शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं से अपेक्षा की जाती है। उनके और दूसरों के बीच स्पष्ट रूप से एक अंतर है। कई फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। कई व्यक्तियों ने झो युआन को भी देखा, जो सबसे अंत में मर गया था। आखिरकार उनका प्रदर्शन सेंट रेमेंस डोमेन अत्यधिक ध्यान खींचने वाला था। झो युआन के साथ क्या हो रहा है, ये सोचना कि वह अंतिम स्थान पर गिर गया है। झो युआन केवल हेवन गेट स्टेज पर है। उसकी विस्फोटक शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी जेनेसिस क्यूई खेती दूसरों से मेल खाने में असमर्थ है। यही कारण है कि उसका प्रदर्शन इतना कमजोर है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे टॉवर से बाहर निकलने और अपनी योग्यता खोने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उनके लिए इस स्तर तक पहुंचना पहले से ही आश्चर्यजनक है। कई लोग झो युआन के प्रदर्शन पर खुशी जता रहे थे। वे आशीर्वाद पाने की होड़ में सेंट टावर में प्रवेश करने में असमर्थ थे, और किसी को अंदर संघर्ष करते हुए देखकर स्वाभाविक रूप से उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। सेंट रेमेंस डोमेन के बाहर सेक्रेड पैलेस के दूत झाओ पेन ने पहले समूह को देखा। उनकी निगाहें विशेष रूप से वू हुआंग पर टिकी रहीं और उनके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान उभर आई। अच्छा, वू हुआंग, इसी तरह से शिखर की ओर बहादुरी से आगे बढ़ते रहो। यदि आप पवित्र महल में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको अन्य सभी प्रतिभाओं को कुचलना होगा और सबसे मजबूत बनना होगा। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ झाओ पेन की नजर थोड़ी नीचे की ओर गई और पैक के पीछे की आकृति पर पड़ी। उसके होठों के कोने तुरंत मजाकिया अंदाज में थोड़ा ऊपर उठे। कितना बेकार व्यक्ति है, वह वू हुआंग का दुश्मन बनने के योग्य नहीं है। उसने चुपके से सिर हिला दिया। ये लड़का, आखिर वह क्या कर रहा है? कांगक्सुआन संप्रदाय के दूत म्यू वुजी अपने पाइप को धीरे से थपथपा रहे थे। झो युआन की आकृति को देखते हुए उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। हालांकि यह सच था कि हरित बाढ़ का विरोध करने के लिए किसी को अपनी जेनेसिस क्यूई पर भरोसा करने की जरूरत थी, म्यू वुजी को विश्वास नहीं था कि यही वह जगह है जहां झो युआन को उसके ट्रैक में रोका जाएगा। झो युआन, झो युआन, वह बूढ़ा मिस्टर आपके बारे में बहुत सोचता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ दें। या जब मैं लौटूंगा तो मैं चीजों को कैसे समझाऊंगा। जैसे ही उसकी नाक से धुआं बाहर निकला, म्यू वुजी ने अपना पाइप चूसा। उठते धुएं के बीच उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ओह! हालांकि लगभग तुरंत बाद म्यू वुजी की आंखें अचानक केंद्रित हो गईं। साथ ही बाकी पांचों दूत भी धीरे से हौंफने लगे। उनकी सभी तेज आंखों ने इस समय झो युआन के शरीर से शक्तिशाली सोना जेनेसिस क्यूई को अचानक फूटते देखा था। इस जेनेसिस क्यूई की ताकत किसी भी तरह से उन प्रतिभाओं से कमजोर नहीं थी जिन्होंने अल्फा ओरिजिन चरण में कदम रखा था। मू वुजी की आंखें चमक उठी और उन्होंने मुस्कुराते हुए शाप दिया, बदबूदार बच्चा, ये सोचना कि वह कमजोर अभिनय कर रहा है। हालांकि उन्हें भी नहीं पता था कि झो युआन का ऐसा कोई इरादा नहीं था।
यह विशुद्ध रूप से याओ याओ का गायब होना था, जिसने उसे कुछ समय के लिए खुद को खो दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसे हरी बाढ़ द्वारा अंतिम स्थान पर धकेल दिया गया। बच्चे, मुझे अपनी असली क्षमताएं दिखाओ। आइए देखें कि उस बूढ़े श्रीमान ने तुम्हारी इतनी अधिक अनुशंसा क्यों की है। गड़गड़ाहट। एक पत्थर की सीढ़ी पर गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई एक फूटते हुए ज्वालामुखी की तरह झो युआन के शरीर से निकली। इसके साथ ही एक जबरदस्त शक्ति आई जो उसके पूरे शरीर और अंगों में प्रवाहित हुई। हालांकि जेनेसिस क्यूई की शक्ति और प्रचुरता के संबंध में झो युआन वर्तमान में मिड हेवन गेट चरण में था, वह सीधे एक सच्चे अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ का सामना करने पर भी नहीं लड़खड़ाएगा। आखिरकार जब वह हेवन गेट स्टेज पर पहुंचा तो उसकी जेनेसिस क्यूई 400 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम थी, एक ऊंचाई जो कई अग्रिम हेवन गेट अभ्यासियों से मेल खा सकती थी। अपने रक्त लाल क्यूई निवास ओमनी पायथन क्यूई और उसके बाद से अपनी खेती में उठाए गए कदमों के साथ वर्तमान में उसे जेनेसिस क्यूई के आमने सामने के टकराव में भी एक सच्चे अल्फा उत्पत्ति का डर नहीं होगा। बूम। गहरे सोने की उत्पत्ति क्यूई झो युआन के चारों ओर दहाड़ती है। हरी बाढ़ फिर से उसकी ओर बढ़ी, लेकिन गहरे सुनहरे जेनेसिस क्यूई द्वारा उसके भीतर 1 फुट लंबी दरार फट गई। दांग। झो युआन ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आकृति तेजी से आगे बढ़ी। जोर जोर से धक्के। उसके सामने हरी बाढ़ तेजी से बिखर गई थी। हर बार जब जेनेसिस क्यूई से टकराती थी तो एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजती थी। अनगिनत हैरान निगाहों के बीच झो युआन के पैर एक के बाद एक सीढ़ियां पार करते गए और वह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा। इतनी तेजी। सेंट रेमेंस डोमेन में आश्चर्य की अनगिनत चीखें फूट पड़ी। उनकी आंखों में झो युआन गहरे सुनहरे प्रकाश की चमक में तब्दील हो गया था, जो हरे रंग की बाढ़ की परत के बाद परत को तोड़ रहा था, क्योंकि वह लगातार उसके सामने प्रतिभाओं को पार कर रहा था। 1 दर्जन सांसों की छोटी सी अवधि में झो युआन 100 से अधिक सीढ़ियां चढ़ चुका था, अपने मूल अंतिम स्थान से सीधे छलांग लगाकर तेजी से दूसरे स्तर के समूह में पहुंच गया। जियो त्यानेक्सुआन और गु लिंग को भी उनके पीछे की गतिविधि का एहसास हुआ। उनकी निगाहें तुरंत उनके चेहरे पर सदमे से भर गईं। झो युआन पहले ही उनके पीछे थोड़ी दूरी पर दिखाई दे चुका था। वह हरामी, क्या वह ड्रग्स लेता है? वह अचानक इतना उग्र कैसे हो गया? जियो त्यानेक्सुआन की अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत हो गई थी। उन्होंने मूल रूप से माना था कि झो युआन की जेनेसिस क्यूई की कमी ही वह कारण थी जिसके कारण वह इतना पीछे रह गए थे। फिर भी अब ये स्पष्ट हो गया था कि उनकी जेनेसिस क्यूई अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ से कमजोर नहीं थी। वह केवल एक झूठा मोर्चा खोल रहा है, एक ही बार में अपने शरीर में मौजूद सभी जेनेसिस क्यूई को बाहर ला रहा है। उसकी गति अजेय लग सकती है, लेकिन वह इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाएगा। गु लिंग ने व्यंग्य किया। इस तरह की हरकतें वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। हम इन सीढ़ियों का अंत भी नहीं देख सकते हैं, कौन जानता है कि शीर्ष तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। उसकी जल्दबाजी की हरकतें जल्द ही उसकी जेनेसिस क्यूई को खत्म कर देंगी, और जब ऐसा होगा, वह अपनी योग्यता खोकर सेंट टॉवर से बाहर कर दिया जाएगा। उसे झो युआन से गहरी शिकायत थी और स्वाभाविक रूप से वह उसे सफल होते नहीं देखना चाहती थी। इसलिए उसके अधिकांश विचार उसके दिल में नाराजगी को कम करने के लिए झो युआन की पीड़ा से संबंधित थे। जियो त्यानेक्सुआन ने सिर हिलाया। ड्रैगन के आक्रोश के जहर झो युआन द्वारा पहले उसके और गुलिंग के शरीर में भेजे जाने से वह बहुत परेशान हो गया था। यदि वो हुआन की मदद नहीं होती तो संभवतः उन्हें यातना देकर मार डाला जाता। सौभाग्य से उनके दुर्भाग्य ने भाग्य को जन्म दिया। वे कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल रहे, जिसके माध्यम से वे सेंट टॉवर में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहे। जैसे ही इस तरह के विचार उसके दिमाग में कौंधे, जियो त्यानेक्सुआन ने झो युआन की तेजी से आ रही आकृति की ओर देखा, अपनी जेनेसिस क्यूई का उपयोग करने के बाद बात की दयनीय उपस्थिति की प्रतीक्षा करने का इरादा किया। हालांकि जियो त्यानेक्सुआन को जिसका इंतजार था वह कभी नहीं होने वाला था। झो युआन की अभिव्यक्ति शांत थी, वह उनकी दिशा में देख भी नहीं रहा था।
गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई तेजी से बढ़ी, लगातार आने वाली हरी बाढ़ को तोड़ती रही, जबकि उसके तेज और स्थिर कदम उसके पैरों के नीचे पत्थर की सीढ़ियों से आगे बढ़ते रहे। अब उसके और दूसरे स्तर के समूह के बीच केवल 1 दर्जन सीढ़ियां रह गई थीं। जियो त्यानेक्सुआन और गु लिंग के भाव पहले से ही थोड़े बदसूरत हो गए थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। हालांकि जो युआन ने उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया, उसके कदम तेज और शक्तिशाली थे। केवल 2 मिनट में उसकी आकृति अचानक सीधी हो गई, क्योंकि वह सदमे की अनगिनत चीखों के बीच दूसरे स्तर के समूह में पहुंच गया। अब जियो त्यानेक्सुआन, गु लिंग और बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। जो युआन ने आश्चर्यचकित निगाहों को नहीं देखा जो अब उसकी ओर निर्देशित थी, बल्कि उसने अपना सिर उठाया और सामने की ओर देखा। कई 100 कदम की दूरी पर तेजी से चढ़ता हुआ पहला समूह था, जिसमें वु हुआंग और अन्य शीर्ष स्तर के प्रतिभाशाली लोग शामिल थे। लुलुओ, ज़ुओक्यू किंग्यू और जेन जू भी उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस समय प्रतिभाओं के बीच का अंतर धीरे धीरे उजागर हो रहा था। शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं का पहला समूह धीरे धीरे बाद वाले समूहों को और भी पीछे छोड़ता जा रहा था। इस दृश्य ने निराशा को जन्म दिया। जो युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह पहले ही 1 कदम पीछे रह गया था, इसलिए उसे पकड़ने के लिए स्पष्ट रूप से अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी। जो युआन के मुंह से एक सांस निकली, क्योंकि उसकी आंखों के भाव बेहद गंभीर हो गए थे। गहरे सुनहरे जेनेसिस क्यूई के शरीर से खून के रंग की रोशनी निकल रही थी। 1 सेकंड के अंतराल के बाद उसका पैर जमीन पर पटक गया, क्योंकि उसका शरीर उसके सामने बाढ़ को बर्बरतापूर्वक चीरते हुए आगे बढ़ा। जियो त्यानेक्सुआन, गु लिंग और बाकी लोग जो युआन की त्वरित गति से स्तब्ध रह गए। केवल अब उन्हें एहसास हुआ कि जो युआन पहले भी पीछे हट रहा था। ये कैसे हो सकता है? वह केवल स्वर्ग द्वार मंच पर है। जियो त्यानेक्सुआन के दिल में हार की भावना जाग उठी और वह चिल्लाने लगा। हालांकि किसी ने भी उसकी हताशा पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कई प्रतिभाशाली लोग जो युआन की आकृति को घूर रहे थे। गहरे सोने की उत्पत्ति क्यूई ने उसके चारों ओर मंथन किया, जिससे वह एक विशाल सुनहरे अजगर में बदल गया। विशाल अजगर हरियाली भरी बाढ़ के बीच बहादुरी से आगे बढ़ा, मानो सामने कोई ड्रैगन गेट हो जो उसे पूर्ण रूप से बदल देगा। बूम! एक पल के लिए ये ऐसा लग रहा था मानो हरी बाढ़ एक सांस के लिए जम गई हो। कुछ ही मिनटों में जो युआन के पैरों ने कई 100 कदमों का अंतर पार कर लिया था। इस तरह की गतिविधि का स्वाभाविक रूप से शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं के पहले समूह द्वारा पता लगाया गया था। उन्होंने तुरंत अपना सिर घुमाया, तभी तेजी से आ रहे विशाल सुनहरे अजगर को देखकर दंग रह गए, जो कि झो युआन था। ये लड़का, ये मिंग के चेहरे पर एक चौंका देने वाला भाव प्रकट हुआ। कितना दिलचस्प व्यक्ति है, ली चुनजुन बुदबुदाया। एकमात्र हेवन गेट मंच वास्तव में हमें पकड़ने में कामयाब रहा है। ये बच्चा असाधारण है, निंग झान ने भी आश्चर्य से कहा। पूरी गति से बाढ़ से गुजरते हुए लुलुओ ने चिल्लाया, गो झो युआन, तो उसने सचमुच पकड़ लिया है। इस आदमी में कुछ क्षमता है। ज़ुओक्यू किंग्यू का मुंह थोड़ा खुला रह गया, उसके सुंदर चेहरे पर आश्चर्य था। सबसे आगे वु हुआंग ने भी अपना सिर थोड़ा घुमाया और तेजी से आती सुनहरी आकृति को घूरने लगा, जैसे उसकी आंखों पर एक भयानक ठंडी रोशनी चमक रही थी। जो युआन, क्या तुम सच में मरने की इतनी जल्दी में हो? ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 183 एक दूसरे को बचाना स्विश। जो युआन की आकृति एक विशाल सुनहरे अजगर की तरह निर्दयी हरी बाढ़ को तोड़ती हुई तेजी से आगे बढ़ी, एक के बाद एक विशाल कदम उसके पैरों के नीचे से गुजरते हुए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जो युआन ने पिछले कुछ मिनटों में आश्चर्यजनक विस्फोटक शक्ति का प्रदर्शन किया था। अंतिम स्थान से उसने दूसरे स्तर के समूह को पीछे छोड़ दिया था और अब वह पहले समूह के करीब पहुंचने लगा था। घटनाओं के ऐसे मोड़ से स्वाभाविक रूप से सेंट रेमेंस डोमेन के बाहर हंगामे की लहरें पैदा हो गईं। हर कोई जानता था कि अंतहीन रूप से बरसती हरी बाढ़ के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए किसी को अपनी जेनेसिस क्यूई पर भरोसा करने की जरूरत है।
यदि किसी की जेनेसिस क्यूई खेती अपर्याप्त थी तो इसका परिणाम जेनेसिस क्यूई की समाप्ति और उसके बाद टॉवर से निष्कासन होगा। हालांकि जो युआन की शक्ति का विस्फोटक प्रदर्शन अभी भी कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था, बल्कि और अधिक क्रूर होता जा रहा था। एक ऐसा दृश्य जिसने अनगिनत लोगों को स्तब्ध कर दिया। ये कैसे हो सकता है? वह केवल स्वर्ग द्वार स्तर पर है, उसके पास जेनेसिस क्यूई की इतनी प्रचुर मात्रा कैसे हो सकती है? अनेक प्रतिभाएं अपने दिमाग को इसके चारों ओर लपेटने में असमर्थ थी। सेंट रेमेन्स डोमेन के बाहर म्यू वुजी के मूल रूप से थोड़े गंभीर चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान उभरी। उसकी नजर दर्पण में आकृति पर टिकी रही और वह खुद से बुदबुदाया, हेवन गेट स्टेज पर इतनी प्रचुर मात्रा में जेनेसिस क्यूई, इसका मतलब है कि उसके क्यूई आवास का ग्रेड निश्चित रूप से काफी ऊंचा है। ये बिल्कुल शीर्ष पर है न्यूनतम बैंगनी स्तर, या यहाँ तक कि सोने का स्तर। यदि ऐसा है तो मुझे आश्चर्य है कि वह सोना क्यूई आवास किस ग्रेड का है। एक सोने की क्यूई आवास। कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़े श्रीमान उसके बारे में इतना सोचते हैं। मू वुजिन हंसे। हालांकि उच्च ग्रेड क्यूई आवास का होना किसी की भविष्य की उपलब्धियों की निश्चित गारंटी नहीं था, फिर भी यह उसी स्तर के लोगों की तुलना में एक फायदा था, साथ ही किसी की प्रतिभा का संकेतक भी था। मू वुजी का मूड काफी अच्छा हो गया। उन्होंने पवित्र महल के दूत झाओ पेन पर एक नजर डाली और एक विस्तृत मुस्कुराहट के साथ कहा, ऐसा लगता है कि आपकी आंखें अक्सर ठीक से काम नहीं करती हैं। पूर्व ने पहले उसकी आंखों में तिरस्कार देखा था जब वह जो युआन को देख रहा था। झाओ पेन अभिव्यक्तिहीन था। बहुत जल्दी जश्न मत मनाओ। तो क्या हुआ अगर वह पकड़ लिया गया? अगर वह वास्तव में वू हुआंग को नाराज करता है तो वह इससे जीवित बाहर नहीं निकल पाएगा। म्यू वुजी ने अपना पाइप थपथपाया। मुझे लग रहा है कि चीजें वैसी नहीं होंगी जैसा आप सोच रहे हैं। झाओ पेन ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि जब उस बच्चे को वू हुआंग द्वारा मार दिया जाएगा तो आप ऐसा कहने में सक्षम होंगे। जब म्यू वुजी ने अपनी निगाहें वापस दर्पण की ओर घुमाई तो वह ठिठुरते हुए मुस्कुराया। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। गड़गड़ाहट। प्रतीत होता है कि अंतहीन हरी बाढ़ नीचे की ओर गिरती रही। जेनेसिस क्यूई से निर्मित इसकी विनाशकारी शक्ति आसानी से पहाड़ों को भी उड़ा ले जाएगी। इस वर्तमान क्षण में अंतहीन पत्थर की सीढ़ियों पर लगभग 3 दर्जन आकृतियां थी जो हरी बाढ़ के खिलाफ आगे बढ़ते हुए बुरी तरह संघर्ष कर रही थी। ये वह क्षण भी था जब जो युआन का आंकड़ा वास्तव में प्रथम श्रेणी समूह में शामिल हो गया। वर्तमान में वू हुआंग, ये मिंग, ली चुनजुन और बाकी लोग सबसे आगे थे। उनके बीच लगभग 10 कदम का अंतर था, जबकि अन्य शीर्ष स्तर की प्रतिभाएं थोड़ा पीछे थी। पहले समूह में प्रवेश करने के बाद जो युआन की पागल गति अंततः धीमी होने लगी। पसीना दिखाई दिया उसके माथे पर। यह संकेत है कि उसकी शक्ति का पिछला विस्फोट उस पर अत्यधिक बोझ डालने वाला था। यदि उसका रक्त लाल क्यूई निवास और उसके भीतर प्रचुर मात्रा में जेनेसिस क्यूई न होती तो उसका रस बहुत पहले ही खत्म हो गया होता और हरी बाढ़ में बह गया होता। लेकिन फिर भी उनके क्यूई आवास में जेनेसिस क्यूई का एक बड़ा हिस्सा पहले ही खर्च हो चुका था। इस प्रकार उन्होंने जेनेसिस क्यूई को पुनर्प्राप्त करने के बजाय अपनी गति को धीमा करते हुए पहले जैसा आउटपुट बनाए रखने का विकल्प नहीं चुना। आखिर किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। जो युआन का मन शांत हो गया और उसने अपना सिर उठाया और प्रतीत होने वाले अंतहीन कदमों को देखा। उसकी सांसें लंबी और लंबी होने लगी, उसकी छाती हर सांस के साथ थोड़ी पीछे सिकुड़ने लगी। जेनेसिस क्यूई सफेद रंग की डोरी में बदल गई जो उसके शरीर में समा गई। ड्रैगन ब्रीथ तकनीक। यही कारण है कि जो युआन ने पहले अपनी जेनेसिस क्यूई खपत की उपेक्षा करने का साहस किया था। पहले उसके विस्फोट के पीछे मुख्य कारण ये था कि वह ड्रैगन ब्रीथ तकनीक की शक्ति के माध्यम से बेहद कम समय में इस्तेमाल की गई जेनेसिस क्यूई को तेजी से पुनर्प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार उसके चारों ओर उभरने वाली जेनेसिस क्यूई जल्द ही फिर से मजबूत हो गई। इससे कई लोग जो युआन को देखकर चकित रह गए।
कई लोग मूल रूप से इस धारणा के तहत थे कि अपनी पहले की शक्ति के कारण झोउ युआन लंबे समय तक नहीं टिकेगा और जल्द ही नष्ट हो जाएगा। कौन उम्मीद कर सकता था कि उसकी पुनर्प्राप्ति गति उनकी कल्पनाओं को पार कर जाएगी, जिससे उसे प्रथम श्रेणी समूह में अपनी स्थिति जल्दी से स्थिर करने की अनुमति मिल जाएगी। हरी बाढ़ अथक रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी को यह महसूस होने लगा कि बाढ़ धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। इस एहसास के कारण पहले समूह की उन असंख्य शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं की अभिव्यक्तियां भी उत्तरोत्तर गंभीर होती गईं, क्योंकि उनकी जेनेसिस क्यूई खपत बढ़ रही थी। हालांकि पत्थर की सीढ़ियों का अभी भी कोई अंत नहीं दिख रहा था। समय की एक और धूनी अनजाने में बीत गई। गड़गड़ाहट। जैसे ही झोउ युआन ने ऊपर देखा तो उसकी भौहें अचानक थोड़ी सी सिकुड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक क्षण पहले हल्की सी कंपकंपी महसूस हुई हो। झोउ युआन की पुतलियां अचानक एक सेकंड बाद कड़ी हो गईं क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। उसने अभी अभी एक विशाल 100 फीट ऊंची लहर को उनके सामने से कुछ दूरी तक उठते देखा था, जिससे एक विशाल छाया बन गई और वह निर्दयतापूर्वक उनके ऊपर चढ़ गई। विशाल हरी लहर भी पूरी तरह से जेनेसिस क्यूई से बनी थी। इसकी उपस्थिति ही यह जानने के लिए काफी थी कि यह कितना भयावह होगा। विशाल लहर की अचानक उपस्थिति ने वू हुआंग, ये मिंग और बाकी लोगों के हाव भाव बदल दिए। ये बहुत अचानक था और यहाँ तक कि वे भी अचंभित रह गए। गड़गड़ाहट। जब तक उन्होंने जल्दी से अपनी जेनेसिस क्यूई को मजबूत किया, तब तक विशाल हरी लहर निर्दयतापूर्वक उनसे टकरा चुकी थी। शक्ति का वह तात्कालिक विस्फोट पहले की तीव्रता से कई गुना अधिक था। बूम। शक्तिशाली बल के कारण वू हुआंग और अन्य लोगों के शरीर भी हिंसक रूप से पीछे हटने लगे, क्योंकि उन्हें तेजी से पीछे धकेल दिया गया था। सौभाग्य से उनकी ठोस नींव ने उन्हें जबरन खुद को एक पड़ाव पर रोकने में सक्षम बनाया। प्रहार। उनके पीछे शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं पर भी प्रहार किया गया, प्रत्येक को जमीन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। अरे! जैसे ही विशाल लहर नीचे गिरी, एक तीखी चीख सुनाई दी। झोउ युआन ने अपनी निगाहें उठाई और देखा कि ज़ुओक्यू क्विंग्यू का शरीर दूर जा रहा था। उसकी गति तकनीक अत्यंत उच्च श्रेणी की थी, जिससे वह अधिकांश बल से बच सकती थी, लेकिन पहले से आई विशाल लहर में एक अजीब बल था जिसने उसके कदमों को बाधित कर दिया था, जिससे वह संतुलन खो बैठी थी। हरे रंग की बाढ़ ने उसे तुरंत जकड़ लिया और जैसे ही वह पत्थर की सीढ़ियों से नीचे गिरी, उसमें शामिल हो गई। ज़ुओक्यू क्विंग्यू का चेहरा अब काफी पीला पड़ गया था। उसने अपने शरीर को स्थिर करने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी, लेकिन हरी बाढ़ की चपेट में आने के कारण जेनेसिस क्यूई इकट्ठा करने में असमर्थ रही। अंत में वह केवल असहाय होकर ही अपना प्रतिरोध छोड़ सकी। उसकी आंखों में एक उदासीन भाव भर आया। जाहिर तौर पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वह यहाँ असफल होगी। स्विश। हालांकि जैसे ही ज़ुओक्यू क्विंग्यू ने हार मानी, तेज हवा की आवाज सुनाई दी। सफेद पानी की एक धारा उसकी ओर चली, जो हरे रंग की बाढ़ के बीच से गुजर रही थी और उसकी छोटी पतली कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी। ज़ुओक्यू क्विंग्यू ने आश्चर्य से देखा तो उसने झोउ युआन को पास की एक पत्थर की सीढ़ी पर एक विशाल काला ब्रश चलाते हुए देखा। ब्रश की नोक पर सफेद बाल बढ़ गए थे, जो सफेद चाबुक में बदल रहे थे, जो अब उसे पकड़ रहे थे। झोउ युआन ने विरोध करते हुए अपने दांत पीस लिए। भीषण बाढ़ हल्के से हिलाने के साथ ब्रश के बाल वापस आ गए और ज़ुओक्यू क्विंग्यू को साथ लेकर ब्रश की ओर वापस उड़ गए। ब्रश के बाल ब्रश की नोक पर वापस आ गए, जबकि झोउ युआन की पीठ पर उतरते ही ज़ुओक्यू क्विंग्यू की कमर तेजी से मुड़ गई। उसकी गोरी बर्फ सफेद कलाइयां उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर लिपट रही थी। उसके छोटे छोटे लाल होठों से एक सुगंधित सांस निकल रही थी। तुम ठीक हो? झोउ युआन असहजता से मुड़ गया। उसकी पीठ की गर्माहट और कोमलता से उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। ज़ुओक्यू क्विंग्यू अभी भी इससे थोड़ा बाहर थी। कुछ क्षण बाद ही धीरे धीरे उसे होश आ गया। उसने झोउ युआन के सिर की ओर कृतज्ञता से देखा और धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद। वह जानती थी कि झोउ युआन ने उसे बचाने के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया था।
एक बार जब कोई बाढ़ में फंस गया तो जेनेसिस क्यूई को इकट्ठा करना लगभग असंभव था, जिसका अर्थ है कि कोई भी मूल रूप से टॉवर को अलविदा कह सकता है। झो युआन मुस्कुराया। आपने याओ को बचाया, निश्चित रूप से मुझे आपको बचाना होगा। जुओक्यू क्विंग्यू शांत हो गई, तुरंत अपने सामान्य प्रलोभक चरित्र को पुनः प्राप्त कर लिया। झो युआन के कान में सांस छोड़ते हुए वह मनमोहक ढंग से खिलखिलाई। मुझे अचानक महसूस हुआ कि तुम बहुत सुंदर हो। मेरे साथ मेरे पति के रूप में जुओक्यू कबीले में वापस क्यों नहीं आते? झो युआन के मुंह के कोने हिल गए। क्या आप इतने खुले नहीं हो सकते? झो युआन की उपस्थिति ने जुओक्यू क्विंग्यू को हंसा दिया। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया, उसका सुर्ख छोटा मुंह थोड़ा सा खुला और उसने झो युआन के कान को धीरे से काटा। उसके भोजन पर गर्म गीलेपन ने झो युआन के पैरों को लगभग जेली में बदल दिया और हरी बाढ़ में गिर गया। हे, ये रहा आपका इनाम। जुओक्यू क्विंग्यू की धूर्त हंसी सुनाई दी। उसका पतला शरीर मुड़ गया, हरी रोशनी की चमक में बदल गया और वह मछली की तरह दूर चली गई और एक बार फिर हरी बाढ़ में कदम रखा। झो युआन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उसने उसकी बाहर निकलती आकृति को देखा और अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। क्या छोटी सी प्रलोभिका है। ऑडियो बुक 108 पर अप टू डेट कहानियां खोजें। मैंने तुम्हें अपने दिल की दयालुता से बचाया और तुमने मुझे चिढ़ाकर इसका बदला चुकाया। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 184 सेंट स्टेयरस्टोन स्टेज। हरी लहर की उपस्थिति ने अच्छी संख्या में प्रतिभाओं को सेंट टॉवर से बाहर भेज दिया था। इससे सभी के दिलों में सिहरन दौड़ गई, जिससे उनमें अब आराम करने की हिम्मत नहीं हुई। इन पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ना स्पष्ट रूप से उनकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन होने वाला था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इस प्रकार बाद की सीढ़ियां चढ़ना कई प्रतिभाओं के लिए कठिन होता गया। बाढ़ अंतहीन थी, समय समय पर इसके भीतर विशाल लहरें उठती रहती थी। इसकी शक्ति पहाड़ों को ध्वस्त कर सकती है। यही कारण है कि झो युआन और बाकी लोगों को हर बार बचाव में अपनी सारी उत्पत्ति क्यूई पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जेनेसिस क्यूई खपत की उनकी दर तेजी से कई गुना बढ़ गई। इस समय तक शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं की अभिव्यक्तियां भी कुरूप हो गई थी। उन्हें पहले ही एहसास हो गया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी जेनेसिस क्यूई अंततः पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उन्होंने अपना सिर उठाया और पत्थर की सीढ़ियों को देखा, फिर भी कोई अंत नहीं दिख रहा था, क्योंकि वे अपने दिलों में फूट फूट कर रो रहे थे। ये कदम कब खत्म होंगे? सेंट रेमेंस डोमेन के बाहर 6 दूतों ने दर्पण के भीतर का दृश्य देखा। इस दर पर वे सभी समय की 3 अगरबत्तियों में अपनी सीमा तक पहुंच जाएंगे। 6 दूत दिव्य निवास विशेषज्ञ थे। उनकी तीक्ष्ण अनुभवी आंखें स्वाभाविक रूप से एक ही नजर में हर किसी की सीमा का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम थी। इन सीढ़ियों पर चढ़ना सचमुच कठिन है। प्रचंड हरी बाढ़ के संबंध में 6 दूतों ने भी अंदर ही अंदर अपना सिर हिला दिया। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अपनी ताकत को गुहुआंग और बाकियों के समान ही दबा दिया तो वे इतने लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। इससे कोई ये देख सकता है कि सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करना कितना कठिन था। आगे हम देखेंगे कि कौन अंत तक टिक पाएगा। समय बहता रहा और समय की 2 अगरबत्तियां तेजी से बीत गईं। इस समय तक मूल 3 दर्जन या इससे पहले ही काफी कटौती की जा चुकी थी। पीछे के लोग लगातार बाढ़ में बहते रहे और सेंट टावर से बाहर चले गए। केवल मुट्ठी भर लोग ही पीछे रह गए। वास्तव में शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं का पहला समूह भी अब उतना शांत नहीं रहा जितना वे शुरुआत में थे। उनके शरीर अब उतने स्थिर नहीं रहे। अचानक पीछे से एक मनहूस चीख की आवाज आई। जियो त्यानेक्सुआन और गूलिंग अब नहीं रहे पकड़ने में सक्षम। दोनों के पैर हरे रंग की लहर से उड़ गए। उनकी निश्चल चीखों के बीच अंततः टावर से बाहर फेंकने से पहले दोनों को बुरी तरह पीटा गया। इस बिंदु पर शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं के पहले समूह के अलावा टावर में प्रवेश करने वाली हर अन्य प्रतिभा का सफाया हो गया था।
इस क्रूर दृश्य ने सेंट रेमेंस डोमेन के अंदर अनगिनत प्रतिभाओं को अंदर तक कांप दिया और थोड़ा भाग्यशाली महसूस किया कि वे टॉवर में प्रवेश करने के योग्य नहीं थे। उन जैसे लोगों के लिए अंतिम परिणाम संभवतः अच्छा नहीं होगा। पत्थर की सीढ़ियों पर शीर्ष स्तर की बची हुई प्रतिभाएं अभी भी दांत पीस रही थी और वे डटे हुए थे। हालांकि चीजें आशावादी नहीं दिख रही थी। उनके चारों ओर बढ़ती जेनेसिस क्यूई अब शुरुआत की तरह शानदार और मजबूत नहीं रही। लुलुओ थोड़े पीले चेहरे के साथ शाप देने से खुद को रोक नहीं सका। आखिर इन टूटी हुई सीढ़ियों का अंत कहाँ है? उसके कंधे पर लिटिल फ्रॉस्ट भी थोड़ा सुस्त दिख रहा था, जो इस बात का संकेत था कि उस पर जरूरत से ज्यादा काम किया गया था। हालांकि बाकी लोग चुप थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से अपने दिल में इन कदमों की बेतुकीता को कोस रहे थे। हालांकि जब हर कोई अंदर ही अंदर कोस रहा था, तो जैसे ही उन्होंने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा तो उनकी आंखें अचानक थोड़ी चौड़ी हो गईं। उनके सामने कुछ दूरी पर सीढ़ियों के बगल में एक चौड़ा पत्थर का मंच तैर रहा था। वह क्या है? क्या हम अंत तक पहुंच सकते थे? हर कोई अनिश्चित था। जब वे धीरे धीरे सीढ़ियों के बगल में तैरते हुए पत्थर के मंच के पास पहुंचे तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उनकी निगाहें उधर गईं, तो उन्हें मंच के केंद्र में एक पत्थर की पट्टिका दिखी, जिस पर कई प्राचीन चमकते शब्द खुदे हुए थे। ऐसा लगता है कि यह जेनेसिस तकनीक है। इसे स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए बस एक मोटी नजर की आवश्यकता थी। टैबलेट के शीर्ष पर शब्द हैं। झो युआन और बाकी लोगों ने टैबलेट के शीर्ष की ओर देखा। निश्चित रूप से उन्होंने प्राचीन शब्दों की एक पंक्ति देखी। संत सीढ़ियों में 9 मंच हैं। जो लोग प्रवेश करेंगे उन्हें खजाना मिल सकता है, लेकिन उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी ने पाठ पढ़ा क्योंकि उनकी आंखों में एक विचारशील दृष्टि प्रकट हो गई। कहने का मतलब है कि इन पत्थर के प्लेटफार्मों में से कुल 9 है। ये पहला होना चाहिए। प्रवेश करने का मतलब खजाना प्राप्त करना है, लेकिन छोड़ने की अनुमति नहीं देने का मतलब ये होगा कि हम सेंट स्टेप्स में फिर से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। झो युआन की निगाहें उन शब्दों के पीछे के अर्थ को थोड़ा सा समझते हुए चमक उठी। ये संभवतः उन लोगों के लिए एक प्रकार का पुरस्कार था जो इस बिंदु तक सहन करने में कामयाब रहे। हालांकि ये भी स्पष्ट था कि बाद में दिखाई देने वाले पत्थर के प्लेटफार्मों पर बेहतर पुरस्कार होंगे। शीर्ष स्तर की सभी प्रतिभाएं चतुर व्यक्ति थी और उन्हें जल्द ही इस बात का एहसास हो गया। इसलिए उन्होंने पत्थर के प्लेटफार्मों में प्रवेश करने के बजाय आगे बढ़ना जारी रखने का विकल्प चुना। ये लोग स्वाभिमानी व्यक्ति थे। वे स्वयं को यहाँ रुकने की अनुमति कैसे दे सकते थे? इसलिए प्रगति जारी रही। गड़गड़ाहट। शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं के अथक प्रयासों के तहत उन्होंने आधे समय के अंतराल के बाद लगातार 3 और मंच देखे। हालांकि सर्वसम्मति से प्रवेश न करने का निर्णय लेने से पहले वे केवल थोड़ी देर के लिए झिझके। वे सभी बस थोड़ी देर और सहना चाहते थे ताकि अंततः उन्हें जो आशीर्वाद मिले वह और भी बेहतर हो। समय बीतता गया और सभी के कदम पहले से कहीं अधिक भारी हो गए। उनकी गति इतनी धीमी हो गई थी जैसे कि उनकी पीठ पर कोई भारी पहाड़ हो। आखिरकार 5वां पत्थर का मंच प्रकट हुआ। डोंगक्सुआन महाद्वीप की प्रतिभा झू यंग बहुत पीली थी। पसीने से उसका शरीर भीग गया, उसके पैरों से भावना लगभग खत्म हो गई। जब वह 5वें पत्थर के मंच पर घूर रही थी तो उसकी निगाहें अनिश्चित रूप से टिमटिमा रही थी। अंत में उसने असहाय होकर आह भरी, ये जानते हुए कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। जारी रखने का परिणाम केवल धुल जाना ही होगा। जब ऐसा हुआ तो उसे खाली हाथ बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए जब उसकी आकृति ऊपर की ओर उछली और पत्थर के मंच पर उतरी तो वह धीरे से गुर्राने लगी। उसने स्पष्ट रूप से इस पत्थर के मंच पर आशीर्वाद प्राप्त करने के बजाय अपना ध्यान केंद्रित करने की योजना नहीं बनाई थी। मैं तुम्हें काफी देर से देख रहा हूँ। आइए हम पिछली बार से अपनी नाराजगी ठीक से सुलझा लें। जैसे ही झू यंग 5वें मंच पर उतरी, लुलुओ ने जोर से खर्राटे ली और पत्थर की सीढ़ियां छोड़कर उसी पत्थर के मंच पर उतर गया। यह कोई जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं था जो केवल गुस्से से लिया गया हो। वह भी अपने वर्तमान को समझ गई थी स्थिति।
यदि वह जारी रखती तो बहुत संभव था कि वह चौथे पत्थर के मंच तक टिक नहीं पाती। ऐसे में उन्हें पांचवें मंच के लिए चुनाव लड़ना पड़ा। डिस्कूवर U108 पर अद्यतन उपन्यास आप। झू यंग की निगाहें ठंडी हो गईं जब उसने देखा कि लुलुओ भी उसी मंच पर उतरा और उपहास कर रहा था। चूंकि तुम मृत्यु की इच्छा रखते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। उनके कार्यों से तुरंत सेंट रेमेंस डोमेन में हंगामा मच गया। अनगिनत निगाहें उत्साह से चमकने लगी। वे लड़ने जा रहे हैं। लिटिल काउंटी जाओ भगवान, उस महिला को मारो। सेंट रेमेंस डोमेन का आशीर्वाद हमारे कैंगमांग महाद्वीप का है। हम उन डोंगक्सुआन लोगों को एक भी अनुमति नहीं दे सकते। सेंट रेमेंस डोमेन में आवाजें उठी और गिरी। व्यावहारिक रूप से हर कोई बाहरी व्यक्ति के खिलाफ लुलुओं का समर्थन कर रहा था। पत्थर की सीढ़ियों पर जो युआन और बाकी लोग एक पल के लिए रुके, लेकिन जल्द ही उन्होंने फिर से चढ़ाई शुरू कर दी। सावधान रहें लुलुओ, जो युआन ने चेतावनी दी। लुलुओ ने एक छोटा सा हाथ लहराया। आराम करो, मैं अब पिछली बार वाला मौका नहीं दूंगा। जो युआन के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। वह धीरे धीरे पांचवें पत्थर के मंच को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता रहा। उसकी निगाहें धीरे धीरे तेज हो गईं। उसे लग रहा था कि सबसे तीव्र चरण शुरू होने वाला है। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 185। ड्रैगन ब्रीथ पत्थर की लंबी सीढ़ियों से एक अंतहीन धारा बह रही थी। अब उस पर केवल 10 आकृतियां थीं। उनमें से हर एक शीर्ष स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये केवल उनकी मजबूत ठोस नींव के कारण ही था जो उन्हें अब तक टिके रहने में सक्षम बनाता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। पांचवें पत्थर के मंच पर लुलुओ और झू यंग ने प्रवेश करने और इसके आशीर्वाद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का विकल्प चुना था, जबकि हर कोई अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ना जारी रखता था। हालांकि कोई भी देख सकता था कि शीर्ष स्तर की ये प्रतिभाएं भी थकने लगी थी। उनके कदम भारी और धीमे होते जा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक अगले प्लेटफॉर्म पर कोई न कोई पीछे रहेगा। सेंट रेमेंस डोमेन के बाहर इस दृश्य को देखने वाली अनगिनत निगाहों ने समझ लिया कि चरमोत्कर्ष निकट था। प्रत्येक अगले प्लेटफॉर्म पर कब्जा होगा, और संभवतः एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा। दूसरे शब्दों में, पत्थर के मंचों पर आशीर्वाद के लिए एक के बाद एक कड़वी लड़ाई जल्द ही शुरू होने वाली थी। डोंगक्सुआन चूहों ने गुप्त रूप से हमारे कैंगमांग महाद्वीप में घुसने और हमारा आशीर्वाद चुराने का साहस किया। कितना घृणित है। ये मिंग और गिरोह की पहचान का एहसास होने पर सेंट रेमेंस डोमेन के बाहर विभिन्न गुट के प्रतिनिधि नाराज हो गए। उन्होंने आकाश में 6 दूतों की ओर देखा, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वे कुछ नहीं कहने वाले थे। इसलिए प्रतिनिधि केवल असहाय होकर अपने श्रापों को रोक सकते थे, क्योंकि इस समय उनके पास ये मिंग और गिरोह को सेंट रेमेंस डोमेन से बाहर फेंकने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वे डोंगक्सुआन लोग काफी होशियार हैं, तो वे बाद के प्रत्येक पत्थर के मंच पर एक व्यक्ति को आवंटित करेंगे ताकि आपस में लड़ाई की स्थिति को रोका जा सके। कुछ अधिक बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम थे। जब ऐसा होगा, तो आशीर्वाद की लड़ाई हमारे कैंगमांग महाद्वीप और डोंगक्सुआन महाद्वीप के बीच एक प्रतियोगिता बन जाएगी। कंगक्सुआन स्वर्ग के भीतर कई महाद्वीप थे, जिनमें कंगमंग और डोंगक्सुआन महाद्वीप शामिल थे। यदि ये डोंगक्सुआन प्रतिभाएं कैंगमांग महाद्वीप तक यात्रा करने और यहाँ का आशीर्वाद छीनने में कामयाब रहीं, तो कैंगमांग महाद्वीप निश्चित रूप से अपमानित होगा। अन्य लोग निश्चित रूप से कहेंगे कि कैंगमांग महाद्वीप में कोई भी सक्षम लोग नहीं थे। जो मामले हर किसी के चेहरे पर असर डालते थे, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आखिरकार अन्य महाद्वीपों के लोगों से मिलते समय कोई भी व्यक्ति बेकार नहीं दिखना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि शेष शीर्ष स्तर की प्रतिभाएं उन डोंगक्सुआन प्रतिभाओं को रोकने में सक्षम होंगी और हमारे कैंगमांग महाद्वीप के लिए आशीर्वाद सुरक्षित करेगी। अनगिनत निगाहों के ध्यान के तहत छठा पत्थर मंच अंततः प्रकट हुआ। जब ये मिंग ने पास में तैरते पत्थर के मंच को देखा तो वह थोड़ा संकुचित हो गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने अपने पीछे बचे डोंगक्सुआन सदस्यों की ओर हाथ का इशारा किया।
ये मिंग सहित डोंगक्सुआन महाद्वीप से अभी भी 4 प्रतिभाएं शेष थीं। जब उन्होंने ये मिंग के हाथ का इशारा देखा तो वे उसके इरादे समझ गए। वह चाहता था कि वे पत्थर पर निम्नलिखित कुछ आशीर्वादों के लिए अपना सब कुछ दे दें। प्लेटफॉर्म। जियान क्वान नामक युवक ने जमीन पर थूक दिया। इसके तुरंत बाद उसके पैर की उंगलियों ने शक्तिशाली रूप से धक्का दिया। नीली जेनेसिस क्यूई उसके पैरों के नीचे बहते पानी के समान थी, जिसने उसे छठे पत्थर के मंच की ओर भेज दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से अब आगे बढ़ने की योजना नहीं बनाई, बल्कि छठे पत्थर के मंच पर आशीर्वाद लेने का विकल्प चुना। झो युआन और बाकी लोगों ने स्वाभाविक रूप से इसे देखा। उस दूसरे क्षण में प्रतीत होता है कि लापरवाह वू हुआंग को छोड़कर बाकी प्रतिभाओं ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। मुझे इस छठे पत्थर के मंच पर जाने की अनुमति दें। एक उदास और कर्कश आवाज सुनाई दी। जिसने बात की थी वह जेन जू थी। सिर हिलाने से पहले बाकी लोग एक पल के लिए चुप हो गए। मुझे उम्मीद है कि आप में से बाकी लोग कड़ी मेहनत करेंगे और डोंगक्सुआन लोगों को आशीर्वाद नहीं लेने देंगे, अन्यथा अन्य लोग हमारे कैंगमांग महाद्वीप की युवा पीढ़ी पर हंसेंगे और कहेंगे कि हम सभी कचरा हैं। खत्म करने के बाद जेन जू के पैर की उंगलियां जमीन से टकरा गई। छठे पत्थर के मंच पर उतरने से पहले उसकी आकृति बाढ़ में डूब गई। रीढ़हीन चूहे, पहले तो तुम में मुझे अकेले ले जाने की भी हिम्मत नहीं थी। इस बार तुम्हारी मदद कौन करेगा? जेन जू की ठंडी नजर जियान क्वान की ओर थी, क्योंकि उसकी आंखों में एक ठंडी क्रूर नजर चमक रही थी। उनकी पिछली लड़ाई में जियान क्वान के साथी पास में ही गुप्त रूप से देख रहे थे। परिणामस्वरूप जेन जू ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, जिससे जियान क्वान को फायदा उठाने का मौका मिला। जेन जू लंबे समय से पेबैक का इंतजार कर रहा था। छठे पत्थर के मंच की उपस्थिति के कुछ ही समय बाद सातवां भी सामने आया। इस बार ज़ुओक्यू केंगयू ने पहल की। अंतिम 3 डोंगक्सुआन प्रतिभाओं की ओर देखने से पहले वह मंच पर उतरी तो हरी रोशनी चमक उठी। इस आशीर्वाद के लिए मुझे चुनौती देने का इरादा कौन रखता है? ये मिंग की अभिव्यक्ति उदासीन थी, क्योंकि वह युवाओं की तरह मांसल धातु टॉवर की ओर देख रहा था। उत्तरार्ध का शरीर ऐसा लग रहा था मानो इसे धातु से बनाया गया हो और क्रूरता की आभा दे रहा हो। किंटोंग, तुम ऊपर हो। धातु शरीर वाले युवक ने सिर हिलाया। उसका पैर जमीन पर टकराया, जिससे वह हवा में उछल गया। वह 7वें पत्थर के मंच पर उतरा और एक क्रूर मुस्कान के साथ ज़ुओक्यू क्विंग्यू की ओर देखा। कितनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली छोटी सुंदरता है। वर्षों से मैंने जिन महिलाओं के साथ खिलवाड़ किया है, वे सभी बहुत जल्दी मर गईं। क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? ज़ुओक्यू क्विंग्यू की आंखों में घृणा झलकने लगी, लेकिन उसके मनमोहक चेहरे पर मुस्कान और भी मधुर होती गई। एक बार कोशिश करने पर तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम बड़े अनाड़ी बैल हो। बाढ़ नीचे की ओर बढ़ती रही। हालांकि अनगिनत देखने वाली निगाहें इस समय काफी तनावपूर्ण हो गई थी, क्योंकि वे पत्थर की सीढ़ियों पर आखिरी 6 आकृतियों को देख रहे थे। मुझे आश्चर्य है कि 8वें मंच पर कौन प्रवेश करेगा। ये संभवतः झो युआन होगा। उसके लिए इतने लंबे समय तक टिके रहना पहले से ही अकल्पनीय है। उसे संभवतः अपनी सीमा पर होना चाहिए, है ना? बाकी में से कौन सर्वोच्च स्तर की प्रतिभाओं में भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है? वू हुआंग, लू चुनजुन, निंग झान, इन सभी को झो युआन से अधिक समय तक रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अनगिनत फुसफुसाहटें गूंज उठी। सेंट रेमेंस डोमेन के ऊपर आकाश में म्यू वुजी ने झो युआन की आकृति को घूरते हुए थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली। उत्तरार्ध की जेनेसिस क्यूई वास्तव में शेष 6 में सबसे कमजोर दिखाई दी। झो युआन आखिरकार केवल एक हेवन गेट स्टेज प्रैक्टिशनर है। हालांकि उनके उच्च ग्रेड क्यूई आवास ने उन्हें सामान्य अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञों की तुलना में अधिक जेनेसिस क्यूई दी थी, बाकी कुछ वास्तव में उनमें से सर्वश्रेष्ठ के बीच भी शीर्ष स्तर के थे। वे भी इसी तरह बहुत थे प्रतिभाशाली, और क्यूई डवेलिंग का ग्रेड निश्चित रूप से निचले स्तर के आसपास भी नहीं था। उनकी तुलना में झो युआन नुकसान में है। म्यू वुजी ने अपने दिल में आह भरी।
वह जानता था कि हरित बाढ़ किसी की जेनेसिस क्यूई की मात्रा और पुनर्प्राप्ति दर का परीक्षण थी। मात्र हेवन गेट चरण जो युआन के लिए ये स्पष्ट रूप से प्रतिकूल था। उनके लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं है। म्यू गुजी को पता था कि जो युआन को दोष नहीं देना था। हालांकि इस दर पर जो युआन जल्द ही जारी रखने का अधिकार खो देगा। ये कुछ ऐसा था जो म्यू गुजी को अत्यंत खेदजनक लगा। जो युआन स्वाभाविक रूप से बाहरी दुनिया की चर्चाओं से अनजान था, लेकिन वह अपनी वर्तमान स्थिति को समझता था। उसके चारों ओर जेनेसिस क्यूई बहुत कमजोर हो गई थी। आखिरकार यहाँ रास्ते में खपत बहुत ज्यादा थी। वास्तव में ड्रैगन ब्रीथ का उपयोग करने के बावजूद उनकी जेनेसिस क्यूई रिकवरी कभी कभी कायम नहीं रह पाती थी। तकनीक हालांकि जो युआन की आंखों में अभी भी दृढ़ संकल्प भरा हुआ था, क्योंकि उसने अपने अस्तित्व के हर पहलू पर ध्यान केंद्रित किया था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में केवल हरी बाढ़ ही थी। वह यहाँ इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। उसके हृदय में एक दहाड़ गूंजती हुई प्रतीत हुई। इस पल दुनिया खामोश हो गई। उसकी तेज सांसें उसके दिमाग में एकमात्र आवाज गूंज रही थी, श्वास लें, सांस छोड़ना। इस दूसरे क्षण में उसकी सांसें और भी अधिक खींच गईं। खुद को भी पता नहीं था, अब उसकी सांसों के साथ एक अजगर की बेहद धीमी दहाड़ भी मिल रही थी। ऑडियो बुक 108 कॉम पर फिंड न्यू अपडेट एस झो युआन के चारों ओर जेनेसिस क्यूई थोड़ी तरंगित हुई। उसके नाक की ओर बहने से पहले सफेद रंग के धागों में तब्दील हो गई, जो उसकी नाक के माध्यम से अंदर चली गई। ये है झो युआन को अंततः कुछ पता चला, क्योंकि उसका दिल कांपने लगा। उसने महसूस किया था कि उसकी हर सांस में एक ड्रैगन की सांस की शक्ति होती है, जो आसपास से जेनेसिस क्यूई को अंतहीन रूप से सोख सकती है। झो युआन ने सदमे में खुद से कहा, ड्रैगन ब्रीथ तकनीक में मेरी दक्षता लगता है बढ़ गई है। शुरुआत में झो युआन को ड्रैगन ब्रीथ तकनीक की एक सांस का उपयोग करने के लिए आकर्षक ड्रैगन रूपों का एक पूरा सेट प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। जैसे जैसे उसकी महारत बढ़ती गई, उसे अब चंचल ड्रैगन रूपों की आवश्यकता नहीं रही, और वह अपनी हड्डियों की गति के माध्यम से ड्रैगन ब्रीथ को सक्रिय कर सकता था, जो पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक और तेज तरीका था। हालांकि ड्रैगन ब्रीथ तकनीक का वास्तविक अग्रिम स्तर किसी की सांस के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित करना था, जिससे प्रत्येक सांस को ड्रैगन की सांस में परिवर्तित किया जा सके, जो आसानी से जेनेसिस क्यूई में ले सके। अतीत में झो युआन इस उपलब्धि को हासिल करने में असमर्थ था, लेकिन अब वह हरित बाढ़ के दबाव के कारण अंततः इसके संपर्क में आ गया था। हालांकि उसे अभी तक पूर्णता हासिल नहीं हुई थी, तकनीक की प्रभावशीलता पहले से ही कई गुना अधिक थी। सांस लेना। झो युआन सांस लेता रहा, क्योंकि आसपास जेनेसिस क्यूई लगातार बढ़ती रही, एक सफेद धुंध में तब्दील हो गई, जिसे उसने तेजी से अपने अंदर खींच लिया। जैसे जैसे ये प्रक्रिया जारी रही, उसकी मूल रूप से कुछ कमजोर जेनेसिस क्यूई धीरे धीरे चमकने लगी और फिर से मजबूत होने लगी। स्विश। उसकी गति अचानक बढ़ गई। एक के बाद एक कदम उसके पैरों के नीचे से उड़ते चले गए। एक ही छलांग में उसकी स्थिति 6 में से आखिरी से बढ़कर वू हुआंग, ये मिंग, ली चुनजुन और बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई। इन बदलावों को बाकी लोगों ने तुरंत ही जान लिया, जिससे वे चौंक गए। उनका मूल रूप से मानना था कि झो युआन अगली उपज होगी। कौन सोच सकता था कि अचानक ऐसा परिवर्तन हो जाएगा। वू हुआंग के चेहरे पर एक अंधेरा छा गया, उसकी आंखों में हत्या का इरादा और भी गहरा होता जा रहा था। वह महसूस कर सकता था कि झो युआन एक खतरा बनता जा रहा था। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 186 हरी लहर पवित्र पथ में बाधा डालती है। जैसे ही झो युआन सबसे आगे खड़े लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ, सेंट रेमेंस डोमेन के बाहर शोर की एक के बाद एक लहरें उठने लगी। अनगिनत लोगों के भाव थोड़े बदल गए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वे ये समझने में असमर्थ थे कि स्पष्ट रूप से लगभग समाप्त हो चुका झो युआन अचानक इतना जीवंत और ऊर्जावान कैसे हो गया। वह और भी पीछे नहीं गिरा था, बल्कि वो हुआंग और बाकियों के समान स्तर पर पहुंच गया था।
किसी को पता होना चाहिए कि दिन के अंत में झो युआन अभी भी केवल हेवन गेट स्टेज विशेषज्ञ था, जबकि वू हुआंग और बाकी लोग अल्फा ओरिजिन के सच्चे अभ्यासी थे। इन दोनों स्तरों के बीच का अंतर छोटा नहीं था, और फिर भी झो युआन अभी भी पकड़ने में कामयाब रहा था। कोई आश्चर्यचकित कैसे न हो सकता है। सेंट रेमेन्स डोमेन के बाहर म्यू वूजी कुछ हद तक आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने ये दृश्य देखा और खुद से बुदबुदाया, ऐसा लगता है कि इस बच्चे ने किसी प्रकार की उच्च स्तरीय क्यूई ड्राइंग विधि में महारत हासिल कर ली है। उसकी तेज नजरों ने झो युआन को एक ही नजर में देख लिया था। झो युआन की जेनेसिस क्यूई की तेजी से भरपाई की जा रही थी। ऐसी गति को केवल उच्च श्रेणी क्यूई ड्राइंग विधि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन कम से कम वह आगे बढ़ने में कामयाब रहा। म्यू वूजी ने हंसते हुए अपनी नाक से धुआं निकाला, जिससे पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया। फिर उन्होंने पवित्र संप्रदाय के दूत झाओ पेन की ओर देखा। उत्तरार्ध वर्तमान में अभिव्यक्तिहीन था क्योंकि वह दर्पण को देख रहा था। हालांकि उसकी आंखों के फड़कते कोनों से पहले को पता था कि वह उतना शांत नहीं था जितना वह सतह पर दिखता था। लगता है ये बच्चा सचमुच काला घोड़ा बन जाएगा। म्यू वूजी का मुंह मुस्कुराहट के साथ खुल गया। बूढ़ी श्रीमान की आंखें सचमुच अनोखी थीं। झो युआन की तीव्र गति के विस्फोट के तुरंत बाद, जिसने उसे वू हुआंग, ये मिंग और अन्य शीर्ष श्रेणी के प्रतिभाओं के साथ खड़ा कर दिया, आठवां मंच उनकी नजरों में आ गया। ये मिंग की नजर अंतिम डोंगक्सुआन सदस्य की ओर गई जो अभी भी उसके पीछे चल रहा था। वह एक सफेद बाल वाला युवक था जिसका चेहरा ठंडा था। हालांकि उसके शरीर से फैलने वाली जेनेसिस क्यूई की मजबूती और मात्रा से वह झुयंग और बाकी लोगों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत था। फैंग ज़ोंग, तुम ऊपर हो। सफेद बालों वाले युवक ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके पैर की उंगलियां जमीन से दूर जा गिरी। उसका शरीर प्रेत जैसा लग रहा था, जैसे वह पत्थर के मंच पर दिखाई दे रहा हो। उसकी उदासीन आंखें झो युआन, ली चुनजुन और निंगजान की ओर देख रही थीं और उसने कहा, इस पत्थर के मंच पर आशीर्वाद के लिए मुझसे कौन लड़ेगा? झो युआन तिकड़ी की निगाहें मिली। इससे पहले कि ली चुनजुन ने धीरे से सुझाव दिया, सबसे कमजोर जेनेसिस क्यूई वाला अब चला जाएगा, कोई राय? निंगजान ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और झो युआन की ओर देखा। उनकी जेनेसिस क्यूई मूल रूप से सबसे कमजोर थी, लेकिन पिछले बदलाव के बाद की जेनेसिस क्यूई अभी भी मजबूत हो रही थी। इस प्रकार निंगजान अब थोड़ा सा कमजोर हो गया था। मैं वास्तव में वू हुआंग से फिर से लड़ना चाहता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। निंगजान बेबसी से मुस्कुराया। इसके तुरंत बाद उसकी जंगली लड़ाई की वासना से भरी आंखें जोश से जल उठी जब वे सफेद बालों वाले यौवन की ओर झुकी। लेकिन ऐसा लगता है कि यह लड़का बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि मैं इसका आनंद ले सकूंगा। हे, आप वहाँ हैं, जिसे झो युआन कहा जाता है। यदि आप वो हुआंग के साथ मेल खाते हैं, तो उसे मेरे लिए अच्छी तरह से मारो। आगे बढ़ने से पहले निंगजान झो युआन पर चिल्लाया। एक जोरदार धमाके के साथ वह तोप के गोले की तरह 8वें पत्थर के चबूतरे पर जा गिरा। झो युआन ने पूर्व की आकृति को देखते हुए हल्का सा सिर हिलाया। जैसे ही निंगजान और फैंग ज़ोंग ने 8वें मंच पर प्रवेश किया, पत्थर की सीढ़ियों पर केवल झो युआन, वू हुआंग, ये मिंग और ली चुनजुन की आकृतियां बची थीं। सभी नए कैप्टर ऑन ऑडियो बुक्स 108.com, ये चारों इस बैच के सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन थे। जब वे देख रहे थे तो अनगिनत निगाहें उत्साह से चमक उठी। पत्थर के कदमों की चुनौती स्पष्ट रूप से अधिक तीव्र और आश्चर्यजनक होती जा रही थी। हालांकि वे जिस चीज को लेकर सबसे अधिक उत्सुक थे, वह ये थी कि 9वें मंच पर कौन सी 2 शीर्ष प्रतिभाएं होंगी। सेंट रेमेन्स डोमेन के अंदर और बाहर अनगिनत निगाहें उत्सुकता से देख रही थीं, जिससे पूरा स्थान शांत हो गया। इस सन्नाटे में कुछ दर्जन मिनट चुपचाप बीत गए। ये दिखाई दिया है, 9वां पत्थर का मंच प्रकट हो गया है। अनगिनत चीखें अचानक सन्नाटे को तोड़ते हुए आसमान में गूंज उठी। एक के बाद एक टकटकी लगाकर देखा,
और निश्चित रूप से उन्होंने सामने कुछ दूरी पर एक पत्थर का मंच तैरता हुआ देखा। ये सेंट सीढ़ियों पर अंतिम पत्थर का मंच था। एक बार जब वे इस मंच को पार कर लेंगे तो वे जल्द ही सेंट पर्वत के शिखर पर पहुंच जाएंगे, जहां वे सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। इसी क्षण व्यवहारिक रूप से हर नजर पहले से भी अधिक जलने लगी। कोई भी पलक झपकाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। निस्संदेह वे अकेले नहीं थे। यहाँ तक कि जो युआन और अन्य 3 के दिल भी धड़कने लगे जब उन्होंने 9वें पत्थर के मंच को देखा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो, क्योंकि 9वें मंच की उपस्थिति का मतलब था कि वे इन संत चरणों के अंत तक पहुंचने वाले थे। बूम! हालांकि जैसे ही चारों ने दिल में राहत की सांस ली, पूरी सीढ़ियां अचानक कांपने लगी। जैसे ही उन्होंने देखा कि ऊपर हरी बाढ़ इकट्ठा होने लगी है, एक विशाल हरी लहर बन गई है जो लगातार ऊंची और ऊंची उठती जा रही है, तो उनके चेहरे पर खौफ छा गया। कुछ ही सांसों में विशाल हरी लहर 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच गई थी। लहर निडर जेनेसिस क्यूई से भरी हुई थी, पहले से किसी भी चीज से बेजोड़ भीतर की भयानक शक्ति। हे भगवान, इसे नरक में ले जा। इतनी बड़ी लहर के सामने झो युआन चौकड़ी भी कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। गड़गड़ाहट। हालांकि 10,000 फीट की लहर ने उनके शाप की कोई परवाह नहीं की। एक हिंसक कपकपी के साथ वह विशाल अकल्पनीय शक्ति के साथ उन चारों की ओर टूट पड़ा। इसकी जबरदस्त उपस्थिति से ये निश्चित था कि जो कुछ भी इसके रास्ते में आएगा वह नष्ट हो जाएगा। 4 सेकंड बाद तेजी से आगे बढ़ने से पहले चारों ने गहरी सांस ली। वे समझ गए कि यह अंतिम बाधा है। एक बार जब वे गुजर गए तो यह निश्चित रूप से चरम होगा। वो हुआंग चिल्लाया जब स्कारलेट लाल जेनेसिस क्यूई उसके पीछे से निकली, जो एक उभरते हुए विशाल स्कारलेट लाल सूरज में बदल गई। धूप में कोई 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा देख सकता था। लू चुनजुन ने अपनी काली चौड़ी तलवार, आदमी और तलवार को एक साथ लहराया और वे तलवार की रोशनी की चमक की तरह आगे बढ़े। ये मिंग की आंखों में भंवर घूम गए। काली जेनेसिस क्यूई उसकी हथेलियों की ओर एकत्रित हो गई। तेजी से बढ़ती हुई वह उसके सामने रक्षात्मक रूप से रखे गए काले भंवरों में तब्दील हो गई। जब झो युआन ने अपने क्यूई निवास में जेनेसिस क्यूई के बिना किसी आरक्षण के विस्फोट किया तो उसने एक लंबी चीख निकाली। गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई एक विशाल सुनहरे अजगर की आकृति बनाती हुई प्रतीत हो रही थी। अपनी पूंछ हिलाकर आगे बढ़ने से पहले अजगर ने झो युआन को अपने विशाल मुंह में निगल लिया। गड़गड़ाहट। चारों आकृतियों ने अपनी शक्ति का हर आखिरी हिस्सा निकाल लिया था। अनगिनत निगाहों के नीचे वे 10,000 फीट ऊंची लहर से टकरा गए। प्रहार प्रहार। पूरी सेंट सीढ़ियां हल्की हल्की कांपती हुई लग रही थी। निडर शॉकवेव्स ने क्षेत्र को बुरी तरह से तबाह कर दिया। हर नजर 4 आकृतियों पर टिकी हुई थी। वे लहर में घुस गए, उसे इंच दर इंच तोड़ते हुए मानो उसकी संपूर्णता में प्रवेश करने जा रहे हों। हर कोई जानता था कि 10,000 फीट की इस लहर के बाद उनका क्या इंतजार है, संत पर्वत का शिखर। लेकिन वह कौन होने वाला था? इस क्षण में सेंट रेमेन्स डोमेन के अंदर और बाहर हर किसी को सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। झाओ पैन की आंखें खुली रह गईं जब उसने घूर कर देखा। म्यू हुजी अपना पाइप फुलाना भी भूल गए। उन सभी की निगाहें दर्पण पर टिकी हुई थी। हर कोई जानना चाहता था कि इस भीषण युद्ध का अंतिम विजेता कौन होगा। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 187 बादलों में गड़गड़ाहट। हरे रंग की लहर मथने लगी, जो इतनी शक्ति से फूट रही थी कि पहाड़ों को बहा ले जा सकती थी और समुद्र को पलट सकती थी। 10,000 फीट ऊंचा इसका नजारा बेहद शानदार ही कहा जा सकता है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि हर कोई इस भव्यता के भीतर के आतंक को स्पष्ट रूप से जानता था। इस वर्तमान क्षण में इस विशाल लहर के अंदर 4 आकृतियां थीं। ये चारों लहर की हर परत को बेतहाशा धकेलने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। वे इस अंतिम रुकावट को पार करते हुए लहर को भेदना चाहते थे।
सेंट रेमेन्स डोमेन के अंदर और बाहर हर नजर 4 आकृतियों पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उन चारों ने अपनी जेनेसिस क्यूई को सीमा तक पहुंचा दिया है। हालांकि कोई भी देख सकता था कि अंतिम हरी लहर में बहुत अधिक शक्ति थी। शक्ति इतनी महान थी कि 4 व्यक्ति बेहद गंभीर अभिव्यक्ति में थे और उन्होंने अपना ध्यान भटकने की हिम्मत नहीं की। थोड़े ही समय में 1 दर्जन सांसों में से वे लहर के लगभग आधे रास्ते पर थीं। सेंट रेमेन्स डोमेन के बाहर 6 दूतों में से एक ने अचानक टिप्पणी की, वे भाप से बाहर निकलने वाले हैं। म्यू वुजी और झाओ पैन की पुतलियां सिकुड़ गईं। वे स्वाभाविक रूप से यह समझने में भी सक्षम थे कि झो युआन, वू हुआंग और अन्य 2 तेजी से अपनी जेनेसिस क्यूई को खत्म कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि उन्हें भी 10,000 फीट ऊंची हरी लहर का भारी दबाव महसूस हुआ। सेंट पर्वत पर चढ़ना वास्तव में कठिन है, दूसरे दूत ने आह भरी। देखकर मुझे डर है कि उन चारों के पास 9वें पत्थर के मंच पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यदि उन्होंने 9वां पत्थर का मंच चुना तो वे शिखर तक पहुंचने में असमर्थ होंगे और अब सबसे बड़ा आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। दूतों की निगाहें शीशे पर टिक गईं। उन्हें पता था कि परिणाम सामने आने वाला है। अच्छा नहीं है। हरे रंग की लहर में ये मिंग की भौहें आपस में कसकर चिपकी हुई थी। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। वह अपनी तेजी से घटती जेनेसिस क्यूई के बारे में जानता था और जानता था कि अगर यह जारी रहा तो वह हरी लहर को पार नहीं कर पाएगा। ली चुनजुन की अभिव्यक्ति अभी भी लहर रहित कुएं के समान थी। हालांकि उसकी तलवार क्यूई की विनाशकारी शक्ति स्पष्ट रूप से बहुत कमजोर हो गई थी। वू हुआंग और झो युआन भी गंभीर भावों के साथ अपना सब कुछ दे रहे थे। इसी तरह 1 दर्जन सांसें और गुजर गईं। ये मिंग के सामने काला भावर अचानक रुक गया। ये संकेत था कि यह ढहने वाला था, जबकि लू चुनजुन को एक राज्य के रूप में उसके आदमी और तलवार से जबरन बाहर कर दिया गया था। झो युआन और वू हुआन की गति भी कम हो गई। इस समय सेंट रेमेन्स डोमेन में दया की अनगिनत आहें निकल रही थीं। बूम! हालांकि जैसे ही सभी को लगा कि चारों अब आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हैं, वो हुआन के शरीर से अचानक जेनेसिस क्यूई फूट पड़ी, जैसे उसके फटने से पहले विशाल लाल लाल सूरज। शक्ति के इस अचानक विस्फोट को उधार लेकर वो हुआन की गति बढ़ गई। हंगामा! सेंट रेमेन्स डोमेन के अंदर और बाहर हंगामा मच गया। किसी को भी यह नहीं पता था कि वो हुआंग अभी भी कुछ रोके हुए है। उत्कृष्ट पवित्र महल के दूत झाओ पैन दिल खोलकर हंसे। दूसरी ओर म्यू वुजी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। वू हुआन की अचानक शक्ति बढ़ने से ये मिंग और ली चुनजुन भी चौंक गए। विशेष रूप से ये मिंग, उसकी आंखों में एक अंधेरा झलक रहा था। वू हुआन, चूंकि हमें साथी कहा जा सकता है, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से हर मुश्किल और मुश्किल स्थिति में एक साथ रहना चाहिए। जब आप शिखर पर चढ़ते हैं तो मुझे छोड़ना निश्चित रूप से उचित नहीं है, इसलिए आपके लिए यहीं रहना बेहतर होगा और मेरा साथ दिया। जब ये मिंग ने अचानक अपनी चाल चली तो वह बुरी तरह मुस्कुराया। अपनी आस्तीन के झटके के साथ काली जेनेसिस क्यूई बाहर निकली, एक काले भाले में तब्दील हो गई जो बिजली की तरह वू हुआन की ओर बढ़ी। काला भाला हवा में चुभ गया, जिसमें स्पष्ट रूप से ये मिंग की पूरी शक्ति थी। चूंकि वह शिखर तक नहीं पहुंच सका, इसलिए किसी और को नहीं पहुंचना चाहिए। कितना दुष्ट व्यक्ति है! ये मिंग के अचानक हमले ने अनगिनत लोगों को हौंसने पर मजबूर कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वू हुआन पर हमला करने वाला वही होगा जिसके साथ उसने साझेदारी की थी। स्विश! काला भाला बिजली की तरह आया और तुरंत वू हुआन के पीछे आ गया। हालांकि अचानक हुए हमले से घबराने की बजाय वू हुआन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। कोई केवल ये देख सकता था कि उसका शरीर थोड़ा रुक गया और उसके हाथ गोलाकार गति करने लगे। स्कारलेट लाल जेनेसिस क्यूई घूमने लगी, जिससे काला भाला रुक गया। उसके हाथ के एक मोड़ से काले भाले ने पहले से भी अधिक शक्ति के साथ क्रूरतापूर्वक सामने की ओर हमला किया। वू हुआन की आकृति ने भाले पर छलांग लगाई, अपने शरीर पर कदम रखते हुए तेजी से हरी लहर को पार किया। ये मिंग
क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं तुम्हारे जैसे कुटिल व्यक्ति से सावधान नहीं रहूंगा? भाले पर निकलते ही वू हुआन की हंसी सुनाई दी। ये मिंग की अभिव्यक्ति तूफानी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वू हुआन पहले से ही तैयार हो जाएगा। उसने जानबूझकर एक खुलापन दिखाया था, पूर्व को हमला करने के लिए उकसाया ताकि वह लहर के माध्यम से यात्रा करने के लिए पूर्व की शक्ति उधार ले सके। और अब ये मिंग की ताकत खत्म हो गई थी। अब वह आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सुंदर सेंट रेमेन्स डोमेन में अनगिनत उद्गार गूंज उठे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वू हुआंग अपनी प्रगति में मदद करने के लिए ये मिंग के हमले का इस्तेमाल करेगा। ऐसा लगता है कि वू हुआंग सेंट पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाला एकमात्र व्यक्ति होगा। झाओ पेन ने उसे रगड़ाने से ही वह जोर से हंसा, हाथ एक साथ जुड़ गए। उसने म्यू वुजी पर अपनी आंख के कोने से एक नजर डाली, उसके होठों पर एक मजाकिया नजर डाली। झो युआन, ली चुनजुन और ये मिंग पहले से ही अपने आखिरी पड़ाव पर थे। उनके लिए अंतिम हरी लहर को तोड़ना और पहाड़ की चोटी तक पहुंचना असंभव था। हरी लहर के अंदर जब झो युआन ने भाले के ऊपर वू हुआन की तेजी से प्रस्थान करती हुई आकृति को देखा तो उसकी आंखें सोच में चमकने लगी। इसके तुरंत बाद पूर्व ने गहरी सांस ली, ये सोचना कि ऐसे समय में भी आपके पास अभी भी कुछ बचा हुआ है। वू हुआंग, आप वास्तव में असाधारण हैं। हालांकि अगर आपको लगता है कि इससे आपकी जीत पक्की हो जाएगी, तो आप चीजों को बहुत आसानी से ले रहे हैं। स्पिरिट पल्स के विस्फोट से झो युआन की भौहों के बीच अचानक प्रकाश की दीप्तिमान किरणें उभरी। उसकी जेनेसिस क्यूई वास्तव में समाप्त हो गई थी, लेकिन कोई यह नहीं भूल सकता कि जेनेसिस क्यूई ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिस पर वह भरोसा करता था। वास्तव में उसकी आत्मा पर महारत यहाँ के किसी भी व्यक्ति से अधिक थी। एक भ्रामक आत्मा झो युआन की भौहों के बीच चुपचाप बैठी दिखाई दे रही थी। गड़गड़ाहट। जेनेसिस क्यूई अपने शरीर में लौट आया, लेकिन अब वह एक शक्तिशाली अदृश्य शक्ति से घिरा हुआ था। जैसे ही वू हुआंग का पीछा करते हुए उसकी आकृति आगे बढ़ी, हरी लहर लगातार टूट रही थी। अदृश्य शक्ति स्पष्ट आध्यात्मिक शक्ति थी। झो युआन की अचानक तेज गति ने तुरंत अनगिनत चौंका देने वाली निगाहों को आकर्षित किया। झो युआन के पास अभी भी जेनेसिस क्यूई है। नहीं, ये जेनेसिस क्यूई नहीं है, यह आत्मा की शक्ति है। तो इस तरह उसने ये किया। उसकी आत्मा की साधना बहुत अधिक है, लेकिन उसने शुरू से ही इसका उपयोग नहीं किया है क्योंकि अब सबसे अच्छा समय है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। भीड़ में शोर की एक के बाद एक लहरें दौड़ती गईं, अनगिनत लोग चकित रह गए। उतार चढ़ाव की ऐसी श्रृंखला की कल्पना कौन कर सकता था? अभी तक भी कोई पक्के तौर पर नहीं कह पा रहा था कि आखिरी विजेता कौन होगा। स्विश। झो युआन हरी लहर को चीरते हुए आगे बढ़ा। ऑडियो बुक 108.com पर सभी नई कहानियां लू चुनजुन के कदम इस समय रुक गए क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में बची हुई शक्ति को मापा। फिर उसने झो युआन पर एक नजर डाली और अपनी भारी काली तलवार को कसकर पकड़ने से पहले थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। झो युआन, मैं तुम्हें विदा करूंगा। मुझे आशा है कि तुम शिखर पर पहुंचोगे। ली चुनजुन ने दोनों हाथों से अपनी तलवार पकड़ ली और अचानक एक स्लैश उड़ा दिया। झपट्टा मारना। तलवार की रोशनी की बराबर चमक के बिना एक दुर्जेय रॉकेट आगे बढ़ा, जो झो युआन के सामने आया और उसे हरी लहर को काटने में मदद की। झो युआन थोड़ा अचंभित था। उन्होंने जल्द ही ली चुनजुन पर कृतज्ञ दृष्टि डाली। ली चुनजुन की सहायता से अब वह पूरी लहर से गुजरने और शिखर पर चढ़ने के प्रति आश्वस्त था। धन्यवाद। कोमल धन्यवाद के साथ उसकी गति तेजी से बढ़ गई। कई सांसों के बाद वह पहले से ही वू हुआंग की एड़ी पर था। वू हुआंग ने देखा, उनकी नजरें मिल रही थी। मोटी हत्या का इरादा व्यवहारिक रूप से आसपास की हवा को स्थिर कर सकता है। झो युआन, तुम वास्तव में एक लंबे समय तक रहने वाली आत्मा के समान हो। वू हुआंग की आवाज ठंडी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि झो कबीले का अपन अजगर, जिस पर वह नजर भी नहीं डालता था, एक दिन उसके ठीक पीछे होगा।
वू हुआंग, आइए आज हम अपनी शिकायत पूरी तरह से सुलझा लें। झो युआन की आंखों में हत्या कांप उठी। हाँ तुम, वू हुआंग तिरस्कार पूर्वक हंसा। ठीक है, मैं आज तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारे झो कबीले की सभी आशाओं को नष्ट कर दूंगा। बूम। सेंट रेमेंस डोमेन के अंदर और बाहर अनगिनत उत्साहित निगाहों के ध्यान में झो युआन और वू हुआन की आकृतियां अंततः 10,000 फीट ऊंची हरी लहर से बाहर निकली, सीधे बादलों की ओर जा रही थी। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 188। दो ड्रैगन जैसे ही झो युआन और वू हुआन की आकृतियां 10,000 फीट ऊंची हरी लहर को तोड़कर बादलों में गिरी। सेंट रेमेंस डोमेन के बाहर और अंदर का वातावरण अचानक अपने उबलते बिंदु पर पहुंच गया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अनगिनत स्तब्ध थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अंतिम बाधा को पार करने वाले एक नहीं बल्कि दो होंगे। इसके अलावा वे वू हुआंग और झो युआन थे। बेशक भीड़ अभी भी वू हुआंग को स्वीकार करने में सक्षम थी, क्योंकि हर कोई उसकी प्रतिष्ठा के बारे में जानता था। दूसरी ओर झो युआन पूरी तरह से अविश्वसनीय था। आखिरकार झो युआन केवल हेवन गेट स्टेज पर था। कौन कल्पना कर सकता था कि सेंट रेमेंस डोमेन में कई प्रतिभाओं के बीच एक हेवन गेट स्टेज प्रैक्टिशनर इस स्तर तक पहुंचने वाला व्यक्ति होगा। इसके बाहर सेंट रेमेंस डोमेन के विभिन्न गुटों के प्रतिनिधियों के चेहरे पर केवल आश्चर्य था। झो युआन को महान झो साम्राज्य से होना चाहिए। महान झो जिनकी भूमि किसी प्रकार की साजिश के माध्यम से महान वू साम्राज्य द्वारा छीन ली गई थी। मैंने सोचा था कि उन्हें महान वू द्वारा मिटा दिया गया था। चाच, विश्वास नहीं हो रहा कि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति ग्रेट झो से आएगा। उसकी भविष्य की संभावनाएं असीमित होंगी। झो युआन की प्रतिभा वास्तव में असाधारण हो सकती है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह पर्याप्त धैर्यवान और सहनशील नहीं था। वू हुआंग ऐसे समय में शिखर पर चढ़ने के लिए उसे जाने नहीं देगा। हाँ, वू हुआंग निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आपको अपमानित करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कई फुसफुसाहटें सुनी जा सकती थी, लेकिन ये स्पष्ट था कि हर कोई झो युआन की स्थिति के बारे में बहुत आशावादी नहीं था। वू हुआंग बहुत प्रसिद्ध था, उसकी ताकत व्यावहारिक रूप से अथाह थी। इसकी तुलना में, हालांकि झो युआन एक शानदार काला घोड़ा था, फिर भी वह कुल मिलाकर कमजोर था। झो युआन काफी सक्षम है। जब कई दूतों ने ये देखा तो वे टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सके। जब उन्होंने झो युआन की ओर देखा तो उनकी आंखों में कुछ प्रशंसा देखी गई। हालांकि इसमें स्पष्ट रूप से झाओ पेन शामिल नहीं था। उन्होंने उदासीनता से झो युआन की आकृति पर नजर डाली और कहा, उसकी प्रतिभा बुरी नहीं है, लेकिन अफसोस की बात है कि वह मौत की तलाश में है। म्यू हुजी ने पाइप थपथपाया और कहा, युवा लोगों को असंभवता से स्वर्ग तक रास्ता बनाते हुए बहादुरी से आगे बढ़ना चाहिए। झाओ पेन ठंडे स्वर में मुस्कुराया, मुझे डर है कि उसका रास्ता नरक के रास्ते के समान है। म्यू हुजी की आवाज में उपहास के संकेत सुने जा सकते थे। क्या आप वही नहीं थे जिसने कहा था कि झो युआन वू हुआंग और बाकी लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में पूरी तरह से असमर्थ था? फिर भी वह अब शिखर पर चढ़ने में कामयाब रहा है, वू हुआंग के समान ही। क्या आपकी याददाश्त सचमुच इतनी खराब है? झाओ पेन की आंखें सख्त हो गईं और उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, कोई किसी तरह सीढ़ियों से धोखा कर सकता है, लेकिन इसके बाद जीवन या मृत्यु की लड़ाई होगी। वह लड़का निस्संदेह वू हुआंग के हाथों मर जाएगा। म्यू हुजी मंद मंद मुस्कुराए, मुझे बस इस बात का डर है कि तुम फिर से अपना सारा चेहरा खो दोगे। झाओ पेन ने ठिठुरते हुए व्यंग्य किया, चूंकि झो युआन के बारे में आपकी इतनी ऊंची राय है, मुझे लगता है कि आपको उसकी लाश इकट्ठा करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। झो युआन स्वाभाविक रूप से बाहर की विभिन्न घटनाओं से अनजान था। इस वर्तमान क्षण में वह बादलों के भीतर गिरता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंध की ओर नीचे उतरी। प्रतीत होने वाली अंतहीन पत्थर की सीढ़ियां पहले ही गायब हो चुकी थीं। पहाड़ की चोटी पर जाने वाली सीढ़ियां खत्म हो गई हैं। झो युआन की आंखें चमक उठी।
जैसे ही वह गिरा, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पैर ठोस जमीन को छू गए हैं और आसपास की धुंध तेजी से छंटने लगी। केवल अब झो युआन को पता चला कि वह एक अतुलनीय रूप से बड़े सफेद जेड प्लाजा पर खड़ा था, जो स्पष्ट रूप से सेंट पर्वत के शिखर पर स्थित था। ये स्थान सेंट पर्वत का शिखर है। झो युआन की आंखों में उत्साह चमक उठा। इतनी मेहनत के बाद आखिरकार वह अपने लक्ष्य तक पहुंच ही गया। जैसे ही उसने सामने की ओर देखा तो उसकी आंखें अचानक थोड़ी संकीर्ण हो गईं, जहां धुंध तेजी से छंट रही थी, जिससे सुनहरे वस्त्र पहने एक व्यक्ति उसकी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। आकृति ने उदासीनता से देखा। अंतहीन हत्या का इरादा उसके चारों ओर बढ़ रहा था। ऑडियो बुक 108.com पर पहला नॉवेल्स चेक करें। वू हुआन के अलावा और कौन हो सकता है? उनकी निगाहें सफेद जेड प्लाजा में मिली, जिससे हर दिशा में इरादे फैल गए। मैंने वास्तव में इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। उस समय मैं तुम्हें एक नजर देखने की जहमत भी नहीं उठा सकता था, और अब तुम मेरे जैसे ही मंच पर खड़े होने के लिए यहाँ आ गए हो। वू हुआन का आवाज उदासीन थी, बिना किसी भावना का जरा सा भी संकेत। मुझे अब थोड़ा पछतावा हो रहा है। मुझे अतीत में चीजों को अधिक गंभीरता से लेना चाहिए था, और आपके झो कबीले को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए था। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज मैं बहुत परेशानी से बच जाता। जब ग्रेट झो सबसे कमजोर स्थिति में था, अगर उसने राजा क्यूई को थोड़ा और समर्थन दिया होता तो शायद उसने ग्रेट झो शाही कबीले को उखाड़ फेंका होता। हालांकि तब से उनका मानना था कि 4 अल्फा ओरिजिन भेजना पर्याप्त होगा। कौन सोच सकता था कि एक विचार इतना बड़ा बदलाव लाएगा। उसकी आंखों में अपन ड्रैगन लगातार एक एक कदम आगे बढ़ रहा था, जब तक कि वह उस स्तर पर नहीं पहुंच गया जिस पर वू हुआन खड़ा था। और अब उसके लिए खतरा भी खड़ा हो गया है उसे। मुझे लगता है कि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारा पछतावा थोड़ा और बढ़ जाएगा। झो युआन मुस्कुराया, भयानक सफेद दांतों का एक सेट दिखाते हुए। उसकी हत्या का इरादा सबके सामने उजागर हो गया। हाँ, मुझे मार डालो। तुम झो कबीले का अपंग अजगर। वू हुआन अभिव्यक्तिहीन था। उसकी निगाहें अव्यक्त उपहास और अहंकार से भरी थी। झो युआन हंसे। तुम्हारे जैसे छोटे चोर को ऐसा व्यवहार करने के लिए चेहरा कहाँ मिलता है जैसे कि तुम सही हो। साधारण चोर। वू हुआन की आवाज में मजाक भरपूर था। ऐसा लगता है कि आप जो दयनीय कीड़ा हैं, वह सचमुच मानते हैं कि आप वही पवित्र अजगर हैं। झो युआन ने अपना सिर हिलाया। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मैं वास्तव में वह पवित्र अजगर हूँ या नहीं। वह मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे बोला, वू हुआन, उस भयावह घटना के कारण मुझे कई वर्षों तक अंतहीन पीड़ा झेलनी पड़ी। हालांकि मैं नहीं मानता कि यह सब बुरा था। इसी तरह उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने आपको, ग्रेट वू के युवराज को, एक भी झटका या हार झेले बिना सहज जीवन जीने की अनुमति दी। इसी तरह यह आपके लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है। वू हुआन की आंखों में एक गहरी और ठंडी अभिव्यक्ति उभरी। झो युआन के भाषण से उसे अनियंत्रित क्रोध महसूस हुआ, क्योंकि उसने वही शब्द किसी से सुने थे जो उसके लिए बहुत मायने रखते थे। वू याओ मुझसे ऐसे शब्द बोल सकता है, लेकिन झो कबीले के अपन ड्रैगन की आपकी हिम्मत कैसे हुई? इसके अलावा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके जैसा स्वर इस्तेमाल करने की? वू हुआंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। जेनेसिस क्यूई पागलों की तरह उसके चारों ओर मंथन कर रही थी, केवल धीरे धीरे काफी देर तक शांत हो रही थी। हालांकि कोई भी बता सकता है कि यह शांति केवल अस्थायी थी। ज्वालामुखी की तरह इसे अभी दबाया जा रहा था ताकि बाद में और भी भयानक विस्फोट हो। झो युआन, तुम्हें मारने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से महान झो साम्राज्य को नष्ट करने के लिए एक सेना का नेतृत्व करूंगा। वू हुआन की आवाज से अंतहीन हत्या के इरादे छलक पड़े, जिससे माहौल जम गया। झो युआन ने अपनी पलकें उठाई। उसका हाथ स्वर्गीय युआन ब्रश के चारों ओर थाम रहा था, क्योंकि वह प्रकाश की चमक के साथ बड़ा हो रहा था। तेज ब्रश की नोक जमीन की ओर एक कोण पर झुकी हुई थी। उसने वू हुआन को ऐसी दृष्टि से देखा जो हड्डी काटने वाली ठंडी थी। वू हुआन,
आपके वो कबीले ने मेरा आशीर्वाद चुरा लिया, मेरे पिता से हाथ छीन लिया और मेरी माँ को अपने जीवन काल का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। मैं आपके महान भू साम्राज्य के इन सभी ऋणों को ठीक से चुकाना सुनिश्चित करूंगा, एक के बाद एक। और अब मैं तुमसे पहला वाला लूंगा। गड़गड़ाहट। गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई में विस्फोट हो गया। झो युआन के कपड़े फड़फड़ा रहे थे, उसकी आंखों में बर्फीला और घातक हत्या थी। हाँ, वो हुआंग आकाश की ओर देखकर दिल खुलकर हंसा। तुम्हारे जैसे। हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें आज यहाँ काट डालूंगा और तुम्हारे खून का इस्तेमाल वू याओ को ये साबित करने के लिए करूंगा कि मैं सच्चा ड्रैगन हूँ या नहीं। गड़गड़ाहट। स्कारलेट लाल जेनेसिस क्यूई ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा, जिससे उसके चारों ओर का स्थान हिल गया। सेंट रेमेंस डोमेन के अंदर और बाहर अनगिनत देखने वाली निगाहों के तहत दो असीमित हत्या से भरी आभाएं सफेद जेड प्लाजा पर तूफान की तरह हिंसक रूप से टकरा गईं। ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे एक अजगर की छाया आसमान की ओर गर्जना कर रही है। अंतर केवल इतना था कि वो हुआन का ड्रैगन सोने का था, जबकि झो युआन के पीछे का ड्रैगन खून लाल था। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 189। अजगर ने कौवे को निगल लिया। गर्जन। ड्रैगन की धीमी दहाड़ सफेद जेड प्लाजा में गूंज उठी जब दो असीम हत्या से भरी आभाएं आपस में भयंकर रूप से टकरा गईं। बाहर की ओर उठी बर्फीली लहर ने हवा को भी जमा दिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। झो युआन के शरीर से गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई बिना किसी हिचकिचाहट के निकली, क्योंकि उसने वो हुआन को बुरी नजर से देखा। अगले ही पल में जेनेसिस क्यूई पूर्व के पैरों के नीचे विस्फोट कर गया, जिससे उसका शरीर आगे की ओर उछल गया। कुछ ही देर में वह वो हुआन के सामने आ गया। एक झटके के साथ हेवनली युआन ब्रश ने शक्तिशाली ढंग से आगे की ओर धकेला। जैसे ही ब्रश की नोक उसके गले के पास पहुंची, बर्फ सफेद बाल हवा में सीटी बजा रहे थे। वो हुआन की पुतलियों में बर्फ सफेद बालों का प्रतिबिंब तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन वह तेज ब्रश की नोक से बचते हुए एक तरफ हट गया। झो युआन, तुम में मेरे खिलाफ पहल करने का साहस कब से आया? वो हुआन की ठंडी आवाज सुनाई दी। झो युआन अभिव्यक्तिहीन था। कोई केवल ब्रश की नोक को कांपते हुए देख सकता था। बर्फ सफेद बाल असंख्य सफेद धागों में बदल रहे थे। जब वे वो हुआन के शरीर पर घातक स्थानों की ओर गोली चला रहे थे, तो प्रत्येक धागे से एक तेज आभा निकल रही थी, जो आकाश और भूमि को कवर कर रही थी। हमला था स्पष्ट रूप से निर्दयी। हम्फ, वो हुआन ने ठिठुरते हुए कहा। जैसे ही जेनेसिस क्यूई उगते सूरज की तरह फूट पड़ी, उसका पैर जमीन पर धंस गया। धक धक। अनगिनत सफेद धागों ने लाल लाल जेनेसिस क्यूई पर प्रहार किया, लेकिन अंततः हर एक को पीछे की ओर फेंक दिया गया। वो हुआन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। जैसे ही प्रकाश की किरणें उभरने लगी, उसके हाथ ने पकड़ने की हरकत की और एक गहरा लाल भाला दिखाई दिया। उड़ते हुए सुनहरे कौवों की नक्काशी भाले के शरीर को सुशोभित करती थी, जबकि इससे एक तीखी जेनेसिस क्यूई लहर निकलती थी। गोल्डन क्रॉस स्पीयर, एक उच्च श्रेणी का ब्लैक जेनेसिस हथियार। जिस क्षण वो हुआन का हाथ गोल्डन क्रॉस स्पीयर के चारों ओर बंद हुआ, उसकी आभा और भी अधिक उग्र और हिंसक हो गई। एक भयंकर गर्जना के साथ लंबा भाला हवा में उछला और अपने पीछे छवियों को छोड़ता हुआ शक्तिशाली रूप से झो युआन की ओर झुका। सफेद जेड फर्श पर एक लंबा निशान पिघलने लगा। बजना। स्वर्गीय युआन ब्रश झो युआन के सिर के ऊपर क्षैतिज रूप से अवरुद्ध हो गया। ब्रश और भाले की टक्कर से एक तेज आवाज गूंजी। जैसे ही उनकी निगाहें फिर से टकराईं, चिंगारियां उड़ गईं, हत्याएं उनके आसपास फैल गईं। वो हुआन का भाला वापस ले लिया गया। उसकी नोक एक कोण पर जमीन की ओर इशारा कर रही थी। जेनेसिस क्यूई ने भाले की नोक पर एकत्रित होना शुरू कर दिया, जिसकी परिणति कई फीट लंबी ज्वाला में हुई। भड़कना पहले हरे रंग में दिखाई दिया, अंततः बैंगनी होने से पहले। बैंगनी चमक इतनी तेज स्पंदित हुई कि कोई भी शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकता। दरअसल जमीन भी आसानी से कट गई थी। मुझे अपने घटिया ब्रश को छेदते हुए देखो। जैसे ही उसका शरीर आगे की ओर बढ़ा,
वुहुआन की बर्फीली आवाज सुनाई दी। बैंगनी रंग की चमक जमीन पर कतते ही स्पंदित हो गई। जहां से भी गुजरी, फर्श खुल गया, कटों के अंदरूनी हिस्से दर्पण की तरह चिकने हो गए। ऑरा फ्लेयर तकनीक, मैं भी इसे जानता हूँ। झो युआन की आंखें चमक उठी जब उसने वुहुआन के भाले पर बैंगनी रंग की चमक देखी। एक बर्फीली हंसी के साथ ब्रश की नोक के बर्फ सफेद बाल कांप उठे क्योंकि जेनेसिस क्यूई उसकी ओर इकट्ठा हो गई, जिससे एक स्पंदनशील चमक पैदा हो गई। उसकी चमक भी शुरुआत में हरी दिखाई दी, फिर धीरे धीरे बैंगनी हो गई। ऑरा फ्लेयर तकनीक के दो स्तर थे, जो रंग पर आधारित थे, हरा और बैंगनी। शुरुआत में झो युआन केवल ऑरा फ्लेयर तकनीक के हरित स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, वह अंततः तकनीक की शक्ति को अगले स्तर तक पहुंचाने में सक्षम हो गया। स्विश। कई सांसों के बाद सफेद जेड प्लाजा में वुहुआन से मुलाकात करते हुए उनका चित्र भी आगे बढ़ा। निडर जेनेसिस क्यूई ने फहराया, जिससे पता चला कि दोनों आकृतियों ने अपनी सारी शक्ति अपने हमलों में डाल दी थी। बचती है, बचती है, बचती है। उन्होंने अपनी गति को सीमा तक लाद दिया, जिससे किसी भी आकृति को स्पष्ट रूप से देखना व्यावहारिक रूप से असंभव हो गया। कोई केवल दो बाद की छवियों को समय समय पर टकराते हुए देख पाएगा, क्योंकि बैंगनी रंग सभी दिशाओं में फैल गया और आसपास की जमीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। कोई भी स्पष्ट रूप से बता सकता है कि दोनों पक्ष अपने हमलों में निर्दयी थे। सेंट रेमेन्स डोमेन के अंदर और बाहर अनगिनत निगाहें जेड वाइट प्लाजा पर दो आकृतियों के बीच क्रूर आदान प्रदान पर टिकी हुई थी। महज 1 दर्जन सांसों की छोटी सी अवधि में वे दो व्यक्ति 100 से अधिक बार भिड़ चुके थे। इस अंधी तेजी के कारण कई दर्शक अपनी सांसें भी नहीं ले पा रहे थे। आसपास सब कुछ पूरी तरह अस्त व्यस्त था। पचला। एक बार फिर जमीन फट गई जब दो ब्लज ने एक दूसरे पर गोलियां चलाईं। भाले और ब्रश से बैंगनी रंग की किरणें हवा में उड़ती हुई निकली, जो 1 सेकंड के बाद शक्तिशाली रूप से टकराईं। बजना। एक स्पष्ट खड़खड़ाहट की आवाज आई, जिसके बाद एक अत्यधिक उन्मत्त शॉकवेव आई। आकृतियां सदमे की लहर में फंस गईं, उनके शरीर शक्तिशाली बल से उड़ गए। झो युआन दर्जनों फीट पीछे की ओर फिसल गया। ब्रश की नोक जमीन पर चिंगारी की एक रेखा छोड़ गई। दूसरी ओर वुहुआन को केवल 10 फीट पीछे धकेल दिया गया। उसने अपने भाले के प्रहार से अपने शरीर को तुरंत स्थिर कर लिया। ये स्पष्ट था कि वुहुआन ने उनके संघर्ष में बढ़त हासिल कर ली थी। हालांकि वुहुआन की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, बल्कि और अधिक उदास और तूफानी हो गई थी। उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि जब वे सेंट रेमेन्स डोमेन में प्रवेश कर चुके थे तो झो युआन उससे एक भी मुक्का पाने में असमर्थ था। लेकिन अब झो युआन पहले से ही उसे इतनी दूर धकेलने में सक्षम था। ये वुहुआन को कैसे क्रोधित नहीं कर सकता था। बेशक उसके गुस्से की गहराई में डर का एक अंश छिपा हुआ था, जिसे वुहुआन कभी स्वीकार नहीं करेगा। झो युआन की वृद्धि दर स्पष्ट रूप से कम हो रही थी। पहले वाले के पास उसे गंभीरता से लेना शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झो युआन की नाक से धीरे धीरे सफेद रंग की सांस निकली। उसने वुहुआन की गहरी तूफानी आंखों को देखा और कहा, 2 साल पहले आप महान वु साम्राज्य के महान राजकुमार मेरी नजर में बहुत ही अगम्य थे। 2 साल पहले वह अभी भी अपने चैनल ढूंढने में असमर्थ था। वुहुआन की तो बात ही छोड़ी, झो युआन की नजर में क्यूईयू भी एक अछूत अस्तित्व था। फिर भी केवल 2 वर्षों में ये खेतीहीन युवा अब महान वु साम्राज्य के राजकुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में सक्षम था। वुहुआन, आपने इतने वर्षों तक नेतृत्व किया है, लेकिन मैं इतने कम समय में भी आगे बढ़ने में सक्षम था। आपके अनुसार इसका क्या मतलब है? झो युआन मंद मंद मुस्कुराया। इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे भी अधिक उत्कृष्ट हूँ। वुहुआन की निगाह बेहद भयावह थी। वह झो युआन को घूर रहा था जैसे कि वह उससे निगलने वाला था, जबकि उसके चारों ओर जेनेसिस क्यूई हिंसक रूप से क्रोधित होने लगी थी। हालांकि अंततः उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली, धीरे धीरे अपने अंदर के गुस्से को दबा दिया।
वू हुआंग ने उदास होकर पूछा, झो युआन, क्या आप कोई रास्ता खोजने के लिए अपने शब्दों से मुझे क्रोधित करने की योजना बना रहे हैं? इसके बारे में सपने में भी मत सोचना। मुझे पता है कि पहले मैं तुम्हें नीची दृष्टि से देखता था, हालांकि मैं इन सभी गलतियों की कीमत तुम्हारी जान देकर चुकाऊंगा। आपकी नींव मजबूत है, लेकिन दुर्भाग्य से दिन के अंत में आप केवल हेवन गेट स्टेज प्रैक्टिशनर हैं, जबकि मैं पहले से ही अल्फा उत्पत्ति चरण में हूँ। अंतिम शब्द पर लाल रंग की जेनेसिस क्यूई वू हुआंग के सिर के ऊपर से प्रकाश की किरण की तरह निकली, सीधे आकाश में चली गई और आकाश को जलाना शुरू कर दिया। गोल्डन क्रो स्काई बनिंग क्यूई। वू हुआंग की जोरदार चिल्लाहट के मद्देनजर एक चमकदार छाया अचानक लाल लाल जेनेसिस क्यूई के भीतर इकट्ठा हो गई, जो धीरे धीरे एक विशाल सुनहरे 3 पैरों वाले कौवे में बदल गई। गोल्डन कौवे के चारों ओर आग की लपटें जल उठी, जिससे तापमान बढ़ गया। इस लड़के की जेनेसिस क्यूई भी ग्रेड 5 है। ऑडियो बुक्स पर नवीनतम नॉवल अध्याय प्राप्त करें 108 सी ओम। झो युआन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने बमुश्किल दिखाई देने वाले सुनहरे 3 पैरों वाले कौवे को देखा। ये जेनेसिस क्यूई निश्चित रूप से ग्रेड 5 के दायरे में पहुंच गया था। झो युआन जानता था कि वह ऐसे समय में पीछे नहीं हट सकता, और उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई फूट पड़ी, क्षितिज में सुनहरी रोशनी भर गई। सभी ने देखा कि गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई एक पारभासी विशाल गहरे सोने के अजगर में परिवर्तित हो गई। विशाल अजगर झो युआन के पीछे लिपट गया और उसने आकाश की ओर गगनभेदी दहाड़ छोड़ी। गोल्डन क्रो स्काई बनिंग क्यूई। गोल्डन क्रो का स्वर्गीय नरक। जैसे ही सुनहरा 3 पैरों वाला कौवा आगे बढ़ा, वो हुआंग चिल्लाया। उसके शरीर पर लाल लाल लपटें जलने लगी, जिससे वह जहां से भी गुजरा वहां का स्थान विकृत हो गया। यहाँ तक कि नीचे की जमीन भी जलकर काली हो गई थी। सेंट रेमेन्स डोमेन के बाहर और अंदर अनगिनत निगाहें उन्हें देखते ही हौंसने लगी। हालांकि वे युद्ध के मैदान में मौजूद नहीं थे, फिर भी वे वू हुआन के हमले की अत्याचारी शक्ति को महसूस कर सकते थे। सुनहरा 3 पैरों वाला कौवा एक विशाल सूर्य की तरह नीचे उतरा। देखने में एक भयानक दृश्य था। झो युआन की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसकी आंखों में लाल रंग तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही उसके हाथ एक साथ आए, उसने हवा का एक झोंका उगला और उसके दिल में धीमी आवाज गूंजी, ओमनी पायथन क्यूई। पायथन स्वर्ग को निगल जाता है। एचएसएस। जैसे ही अजगर बाहर निकला, फुफकारने लगा। कुछ देर बाद वह सुनहरे 3 पैरों वाले कौवे से टकराया। उसका विशाल मुंह खुला और कौवे को पूरा निगल गया। झो युआन ने अपनी आंखों में भयंकर दृष्टि से ये सब होते देखा। वू हुआंग, आइए देखें कि कौन अधिक मजबूत है, आपकी गोल्डन क्रो बनिंग स्काई क्यूई या मेरी ओमनी पायथन क्यूई। ड्रैगन प्रिंस युआन अध्याय 190 युद्ध में अपनी जान जोखिम में डालना एचएसएस। एक फुफकार के साथ विशाल काले सोने के अजगर ने अपना विशाल मुंह खोला और अनगिनत चौंका देने वाली निगाहों के बीच आने वाले सुनहरे 3 पैरों वाले कौवे को एक ही घूंट में निगल लिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ये दृश्य आंखों को काफी उत्तेजित करने वाला था। सेंट रेमेन्स डोमेन के अंदर और बाहर शोर की लहरें फैल गईं। झो युआन की तकनीकें बिल्कुल भी जर्जर नहीं हैं। उन दोनों के पास ग्रेड 5 जेनेसिस क्यूई होने की संभावना है, अन्यथा उनके जेनेसिस क्यूई के लिए ऐसे रूप धारण करना बहुत मुश्किल होगा। मैंने सोचा था कि झो युआन बहुत जल्दी हार जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अभी भी कुछ समय तक टिक सकता है। हे, मेरी राय विपरीत है। बस विचार करें कि वो हुआन कितना मजबूत है। कोई बात नहीं, झो युआन है एक खेती का स्तर कम। यदि वह अल्फा ओरिजिन चरण में भी होता, तो दुर्भाग्य से वो हुआन उसे हरा नहीं पाता। सेंट रेमेन्स डोमेन के बाहर आकाश में 6 दूतों और कई प्रतिनिधियों ने दर्पण के भीतर के दृश्यों को ध्यान से देखा। जब विशाल काले सोने के अजगर ने सुनहरे 3 पैरों वाले कौवे को निगल लिया, तो झाओ पेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसके होठों के कोनों से एक बर्फीली मुस्कान दिखाई दी और उसने कहा,
झो युआन की भूख काफी बड़ी है, क्या वह खाने से नहीं डरता अपनी क्षमता से परे? उनकी क्षमता का कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से यह बताने में सक्षम था कि दोनों व्यक्तियों के पास ग्रेड 5 जेनेसिस क्यूई थी। ऐसी उत्पत्ति क्यूई पहले से ही बहुत असाधारण थी। हालांकि दोनों पार्टियां समान ग्रेड 5 थीं, झो युआन केवल हेवन गेट स्टेज पर था, जबकि वू हुआन एक अल्फा ओरिजिन विशेषज्ञ था। उनके बीच जेनेसिस क्यूई खेती में अंतर बिल्कुल भी छोटा नहीं था। झो युआन पहले अपने ग्रेड 5 जेनेसिस क्यूई के साथ दूसरों का फायदा उठाने में सक्षम हो सकता था, लेकिन वह फायदा अब वू हुआन के खिलाफ मौजूद नहीं था। झाओ पैन की टिप्पणी सुनकर अन्य दूतों ने हल्का सा सिर हिलाया। वे स्वाभाविक रूप से ये भी बताने में सक्षम थे कि इस तरह के टकराव में झो युआन को कोई फायदा नहीं होगा। म्यू हुजी ने इस बार कोई टिप्पणी नहीं की। वह केवल उस विशाल काले सोने के अजगर को देखता रहा जिसने सुनहरे 3 पैरों वाले कौवे को निगल लिया था और उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। उनके ध्यान में अजगर अचानक फुफकारने लगा और उसके शरीर के अंदर लाल लाल आग की लपटें निकलने लगी। आप बहुत घमंडी हैं झो युआन। आपके पास ग्रेड 5 जेनेसिस क्यूई हो सकता है, लेकिन मेरे पास भी एक है। आपकी जेनेसिस क्यूई शक्तिशाली और प्रचुर है, लेकिन मेरी उससे भी अधिक है। और अब तुम मेरी जेनेसिस क्यूई को जबरन निगलने की हिम्मत कर रहे हो। ये सिर्फ मौत की तलाश है। वू हुआंग ने झो युआन को उदासीनता से देखा। इसके तुरंत बाद जैसे ही उसने एक हाथ से मुहर बनाई, उसके होठों के कोनों से एक मजाकिया मुस्कान उभरी। हंसी। विशाल गहरे सुनहरे अजगर के शरीर से अचानक लाल लाल आग की लपटें निकलने लगी। आग की लपटें जल उठी, जिससे अजगर शून्य हो गया। आग की लपटों के भीतर से 3 पैरों वाला कौवा एक बार फिर से बन गया। हालांकि अब ये बहुत छोटा हो गया था, फिर भी यह एक आश्चर्यजनक उपस्थिति देता था। हॉन्फना, मेरे गोल्डन क्रॉस स्काई बनिंग क्यूई द्वारा जलकर राख हो जाओ। वू हुआन के रोने के साथ सुनहरा 3 पैरों वाला कौवा नीचे उतरता है, सीधे झो युआन की ओर बढ़ता है। इस दृश्य ने तुरंत ही सेंट रेमेन्स डोमेन के अंदर और बाहर अनगिनत लोगों को परेशान कर दिया। जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया, आसमान में उबलती गर्मी भर गई। झो युआन ने अपना सिर उठाया, लेकिन जब वह तेजी से बढ़ते 3 पैरों वाले कौवे को देख रहा था, तो उसके सुंदर चेहरे पर डर का जरा सा भी निशान नहीं था। झो युआन ने शांत स्वर में कहा, अगर यह सिर्फ जेनेसिस क्यूई है, तो मेरा वास्तव में तुमसे कमजोर है। हालांकि जो कुछ भी मेरे अजगर द्वारा निगल लिया गया है, वह इतनी आसानी से बच जाएगा। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और आने वाले सुनहरे 3 पैरों वाले कौवे की ओर निशाना साधा। वू हुआन की पुतलियां इस समय अचानक सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने सुनहरे 3 पैरों वाले कौवे पर अचानक खून की एक अजीब सी रेखा उभरती देखी थी। पंक्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो गईं और अत्यंत भयानक आभा उत्पन्न करने लगी। रक्तरंजित रेखाओं से रोशनी तब उभरी जब सुनहरे 3 पैरों वाले कौवे को बेरहमी से नीचे गिराते हुए एक दयनीय चीख निकली। उसके शरीर पर जलती हुई लपटें खतरनाक गति से तेजी से कम हो रही थी। टकराना। जब कौवा झो युआन से दर्जनों फीट की दूरी पर था, तब उसमें विस्फोट हो गया, जो आग की बारिश में बदल गया। गहरे सोने की जेनेसिस क्यूई झो युआन के सिर के ऊपर एक बादल में बदल गई, जिसने आग की हर आखिरी बूंद को रोक दिया। सेंट रेमेन्स डोमेन के बाहर कई दूत अनजाने में सदमे में चिल्लाने लगे। झाओ पान के होठों पर व्यंग्य थोड़ा कठोर हो गया, उसकी अभिव्यक्ति अब थोड़ी बदसूरत हो गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कभी उम्मीद नहीं की थी कि वू हुआन का फायदा झो युआन इतनी आसानी से दूर कर देगा। मू हुजी ने राहत की सांस ली। तो झो युआन ने जेनेसिस क्यूई के सीधे टकराव में शामिल होने की हिम्मत क्यों की? इसका कारण ये था कि उसकी आस्तीन में कुछ था। म्यू हुजी ने अपने दिल में बुदबुदाया, इस लड़के की जेनेसिस क्यूई में एक अत्यंत अत्याचारी और भयावह उपस्थिति लगती है। वू हुआन का सुनहरा 3 पैरों वाला कौवा स्पष्ट रूप से इस भयावह उपस्थिति से दूषित हो गया था जब वह अजगर के शरीर के अंदर था, जिससे अंत में वह तेजी से अलग हो गया। म्यू हुजी हंसे।
झो युआन मूल रूप से अंतर के कारण जेनेसिस क्यूई में वू हुआन से मेल खाने में असमर्थ था, उनकी खेती का स्तर। लेकिन अगर झो युआन को उस अजीब और अत्याचारी उपस्थिति की सहायता मिली, तो वू हुआन इस पहलू में पूर्व के खिलाफ कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो सकता है। आपने क्या किया? वू हुआन की डरावनी निगाहें झो युआन की ओर घूर रही थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से उस अजीब अत्याचारी उपस्थिति को भी महसूस किया था। झो युआन ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली वू हुआन की ओर थी। उसकी हथेली के बीच में रक्त लाल रंग की एक गांठ धीरे धीरे हिल रही थी और दिल को झकझोर देने वाली नाराजगी पैदा कर रही थी। क्या तुम भूल गए? ये वह उपहार है जो तुम्हारे पिता मेरे लिए छोड़ गए थे। झो युआन की उदासीन आवाज सुनाई दी। वू हुआन की पुतलियां सिकुड़ गईं। यह ड्रैगन की नाराजगी का जहर है। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि पवित्र ड्रैगन आशीर्वाद ने नाराजगी को जन्म दिया था जब उसके पिता ने इसे कई साल पहले झो युआन से चुरा लिया था। उनके पिता ने झो युआन के शरीर में इस आक्रोश को सील कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप ड्रैगन के आक्रोश जहर का निर्माण हुआ, जिसने लगातार उसके सार रक्त को निगल लिया, जिससे वह पूरी तरह से अपंग हो गया। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि झो युआन न केवल ड्रैगन के आक्रोश के जहर से बच गया था, बल्कि उसने इसे एक मजबूत सहयोगी भी बना दिया था। जहर की अत्याचारी और अजीब प्रकृति के कारण वू हुआन जैसे किसी व्यक्ति ने भी इसे अपने शरीर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। तथ्य यह था कि जब वह जियो त्यानिक्सुआन और गुलिंग से मिला तो उसे जहर की प्रबल प्रकृति का एहसास पहले ही हो गया था। हालांकि उनके शरीर में ड्रैगन का आक्रोश जहर बहुत पतला हो गया था, जिसके कारण वू हुआन ने इसकी उपेक्षा की। केवल अब जब उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा तो उन्हें वास्तव में इसके आतंक का एहसास हुआ। वू हुआन ने भयावह रूप से कहा, तुम वास्तव में एक कॉकरोच की तरह हो, ये सोचना कि इसे भी तुम्हें नहीं मारा। झो युआन ने उदासीनता से उत्तर दिया, इन उपहारों में से प्रत्येक को आपके वो कबीले को लौटाने से पहले मैं संभवतः कैसे मर सकता हूँ? क्या ऐसा है? वू हुआन की आंखें बेहद ठंडी थी, क्योंकि गोल्डन क्रो स्पीयर अचानक उसके हाथ से छूटकर लाल रंग की रोशनी की चमक में बदल गया। बेजोड़ निडर शक्ति के साथ ये बिजली की तरह झो युआन की ओर बढ़ गया। झो युआन के हाथ में स्वर्गीय युआन ब्रश हवा में तैरते हुए काम उठा। एक भयानक किक ब्रश के पीछे की ओर भेजी गई, जिससे वह आगे बढ़ते ही प्रकाश की एक लकीर में बदल गई। बजना, भाला और ब्रश बीच हवा में चकनाचूर हो गए और एक भूकंपीय ध्वनि गूंज उठी। दोनों हथियार पीछे की ओर फेंके गए थे, जिससे सफेद जेड प्लाजा में चोट लग गई, क्योंकि उनके चारों ओर जमीन पर दरारें फैल गईं। वू हुआन के पैरों की नोक भाले के सिर पर पड़ी। जब उसने झो युआन की आकृति को देखा तो उसकी आंखें हत्या से भर गईं। जैसे ही लाल लाल जेनेसिस क्यूई आगे बढ़ी, वू हुआन के हाथों ने तेजी से सील बना ली। अचानक फूंकने से पहले उसने गहरी सांस ली, हंसी। स्कारलेट लाल जेनेसिस क्यूई एक चाप में बाहर निकली। उसके सामने घूमती हुई एक चमकदार सिर के आकार के स्कारलेट लाल मोती में बदल गई। इसके भीतर एक सुनहरे कौवे की छाया को हल्की हल्की जेनेसिस क्यूई तरंगों के स्पंदन के रूप में देखा जा सकता था। झो युआन, हो सकता है कि आप तब तक न मरे हों, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपके मरने का समय आ गया है। लिटिल हेवन जेनेसिस तकनीक, गोल्डन क्रो डिटोनेशन बीड। वू हुआन का पैर एक कठोर चिल्लाहट के साथ भाले से टकराया, जिससे गोल्डन क्रो स्पीयर एक अत्यधिक कोण पर झुक गया। बाद में एक अचानक झटके के बाद वू हुआन का शरीर तुरंत झो युआन के सामने कुछ दूरी पर दिखाई दिया। अद्यतन अध्याय ऑन ऑडियो बुक्स 108 वू हुआन की आंखों से हत्या का इरादा हिंसक रूप से बाहर निकला, क्योंकि उसके हाथ में घूमती हुई लाल लाल माला झो युआन पर बुरी तरह से नीचे की ओर घूम रही थी। इस क्षण उसके पैरों के नीचे की जमीन तुरंत खिसक गई। हवा में अत्यधिक गर्मी भर गई। झो युआन ने उस आकृति को देखा जो उसके थोड़ा ऊपर दिखाई दी थी, जैसे उसकी आंखों में अचानक एक क्रूर दृष्टि उभर आई। कुत्ते ने वो कबीले को पाला। जब मैं बच्चा था तब तुमने मुझे बेरहमी से तंग किया था। आज मैं सबसे पहले इस मिश्रित रक्त म्यूट को ब्याज के रूप में लूंगा।
झो युआन का सुंदर चेहरा भयानक रूप से बर्बरता में बदल गया था। वह सारी हत्या जो उसने इतने वर्षों से अपने हृदय में दबा रखी थी, इस क्षण फूटकर बाहर आ गई। वू हुआन के क्रूर हमले के जवाब में झो युआन न तो बचा और न ही चकमा दिया। उसकी आस्तीन अचानक फट गई क्योंकि उसकी उंगलियां हिंसक रूप से हवा की बिजली की गेंद में घुस गईं जो उसकी हथेली पर दिखाई दी थी। उसकी आंखों में पागल निर्ममता थी। उसने अपना हाथ वो हुआन की ओर भेजा। लिटिल हेवन जेनेसिस तकनीक, महान हवा और गड़गड़ाहट, जीवन के बदले जीवन। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और सक्षम करें सूचनाएं। धन्यवाद।